अध्याय 750 कृत्रिम जीवन। 1 घंटे तक चले पीछा करने के बाद वांग हाओ और उसके 3 क्लोनों ने एक बार फिर 20,000 फैंटम स्टार बीस्ट्स का शिकार किया। वांग हाओ ने इन सभी फैंटम स्टार बीस्ट्स के शवों को एज्योर ड्रैगन स्पेस में भेज दिया और उनकी खोपड़ियों के अंदर मौजूद काले क्रिस्टल कोर को भी निकाल लिया गया। फिर वांग हाओ और उसके आत्मा साधक क्लोन ने एक साथ इन काले क्रिस्टल कोर को अवशोषित और परिष्कृत करना शुरू कर दिया। अन्य 2 क्लोन रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। आधे घंटे से भी कम समय में वांग हाओ और उसके आत्मा साधक क्लोन द्वारा सभी 50,000 काले क्रिस्टल कोर पूरी तरह से अवशोषित कर लिए गए। वांग हाओ ने इसका केवल 1% ही अवशोषित किया, जबकि शेष 99% लगभग पूरी तरह से उसके आत्मा साधक क्लोन द्वारा खा लिया गया। ये पुस्तक सर्वप्रथम ताइवान नॉवेल नेटवर्क पर प्रकाशित हुई थी, जो त्रुटियों और अव्यवस्थित अध्यायों से मुक्त एक अत्यंत सहज पठन अनुभव प्रदान करता है। इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। आत्मा साधना का क्लोन स्वयं असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है और आत्मा साधना की उसकी प्रतिभा पृथ्वीवासियों की तुलना में कहीं अधिक है। इन भारी मात्रा में काले क्रिस्टल कोर को अवशोषित करने के बाद आत्मा साधक क्लोन का साधना स्तर तेजी से 2 स्तर ऊपर चढ़ गया, 9वें रैंक के शिखर पर पहुंच गया, तार्कीय स्तर में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर। साधना की ऐसी गति देखकर स्वाभाविक रूप से वांग हाओ को बेहद ईर्ष्या हुई। हालांकि इसी तरह वांग हाओ के मानव क्लोन द्वारा इन काले क्रिस्टल कोर को अवशोषित करने के बाद उसकी आत्मा साधना भी 9वें रैंक के मध्यवर्ती स्तर तक पहुंचने के एक कदम और करीब आ गई। ये काला क्रिस्टल कोर अद्भुत है। यह आत्मा साधकों के लिए उनकी साधना को बढ़ाने के लिए लगभग रामबाण है। लगता है मुझे और भी फैंटम स्टार बीस्ट्स का शिकार करना होगा। इस ग्रह के पास मौजूद सभी प्रेतवादित जानवरों को वांग हाओ ने डराकर भगा दिया था, इसलिए उसने एजियोर ड्रैगन स्पेस से एक अंतरिक्ष यान निकाला और उसे अन्य तारा क्षेत्रों की ओर ले गया। 3 दिन बाद वांग हाओ ने दूसरे ग्रह पर कदम रखा। ये ग्रह पूरी तरह से अविश्वसनीय रूप से कठोर हीरों से बना है, पृथ्वी से 10 गुना बड़ा है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 20 गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण है और इसका वायुमंडल बहुत पतला है। इस ग्रह के पास लगभग 5 लाख प्रेत जीव मौजूद हैं। प्रत्येक 1000 एक पंख वाले प्रेत जीवों में से एक 2 पंख वाला प्रेत जीव जन्म लेगा। एक पंख वाला फैंटम स्टार बीस्ट 9वें स्तर की ग्रह स्तरीय शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि 2 पंखों वाला बीस्ट तारकीय स्तर से भी अधिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। कई लड़ाइयों के बाद वांग हाओ ने पाया कि यद्यपि ये मायावी तारा जीव ग्रह स्तर से ऊपर थे, फिर भी उनकी आक्रमण शक्ति आमतौर पर कम थी और वे घेराबंदी की रणनीति का उपयोग करना नहीं जानते थे। वे केवल जंगली जानवरों की तरह लड़ते थे, अपनी आदिम प्रवृत्ति पर भरोसा करते हुए। वे सभी जादुई हथियार बेहद घटिया गुणवत्ता के थे और वांग हाओ के गोल्डन स्केल फ्लाइंग नाइफ की तीक्ष्णता का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकते थे। इतने कमजोर फैंटम स्टार बीस्ट्स का सामना करते हुए वांग हाओ को जानवरों के झुंड की रणनीति से बिल्कुल भी डर नहीं था। यहाँ तक कि जब उसे अकेले ही लाखों फैंटम स्टार बीस्ट्स का सामना करना पड़ता है, तब भी वह स्वतंत्र रूप से घूम सकता है और स्थिति को आसानी से संभाल सकता है। इन प्रेत राक्षसों को पहले की तरह डरकर भागने से रोकने के लिए वांग हाओ ने इस बार जेब में सामान रखने की रणनीति अपनाई। इस ग्रह पर मौजूद एक अथाह दरार घाटी के अनुकूल भूभाग और आसपास के पहाड़ों की आड़ लेते हुए उन्होंने इन प्रेत राक्षसों को घेर लिया और उन्हें संकरी दरार घाटी के तल तक धकेल दिया और फिर विनाश की ज्वालाओं का उपयोग करके एक ऐसा जाल बिछा दिया जिससे वे बच नहीं सकते थे। सभी प्रेत जीव दरार के निचले हिस्से में मौजूद संकरी जगह में फंस गए थे। विनाश की ज्वालाओं से बने पिंजरे में कैद ये प्रेत जैसे तारा जीव आसानी से इसे छूने की हिम्मत नहीं करते। एक बार विनाश की ज्वालाओं के संपर्क में आते ही उनके शरीर तुरंत जल उठेंगे और यहाँ तक कि उनके भीतर का काला क्रिस्टल कोर भी राख में तब्दील हो जाएगा। आखिरकार ये काले क्रिस्टल कोर लगभग आत्मा ऊर्जा के संघनित क्रिस्टल हैं और इसलिए विनाश की ज्वालाओं द्वारा आसानी से राख में परिवर्तित हो सकते हैं। इसके बाद वांग हाओ एक ही झटके में सभी मायावी तारा राक्षसों को पकड़ने में सक्षम हो जाएगा। मानव शरीर द्वारा नियंत्रित 3000 उड़ने वाले चाकू और दिव्य साधक के क्लोन द्वारा नियंत्रित 10,000 उड़ने वाले चाकू ने निर्दयतापूर्वक अराजक मायावी तारा राक्षसों का सफाया कर दिया। इन प्रेत जीवों में से अधिकांश, जो केवल प्रारंभिक ग्रहीय स्तर पर थे, एक ही प्रहार में अपने क्रिस्टल कोर को चकनाचूर कर बैठे, जिसके परिणामस्वरूप उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। 1 घंटे से भी कम समय में लगभग 400,000 फैंटम बीस्ट्स का सफाया कर दिया गया, जिनमें से केवल कुछ ही बच पाए। दरार घाटी की जमीन पर 100 मीटर ऊंचा काले शवों का ढेर लगा हुआ था। वे सभी ग्रहस्तरीय प्रेत जैसे राक्षसों के शव थे। इन सभी प्रेतवादित प्राणियों के पास पंखों का एक जोड़ा होता है। बहुत कम प्राणियों के पास पंखों के 2 जोड़े होते हैं। सभी क्रिस्टल कोर को परिष्कृत करने और आत्मसात करने में 5 घंटे लगने के बाद वांग हाओ की मानवीय आत्मा साधना अंततः 9वें रैंक के शिखर पर पहुंच गई। वांग हाओ को आश्चर्य हुआ कि लगभग 35 और क्रिस्टल कोर का सेवन करने के बाद भी उसका आत्मा साधक क्लोन 9वें रैंक के शिखर पर बना रहा और यह एक साधारण आत्मा साधक के आत्मा तारा शरीर से लगभग 1000 गुना बड़ा था। ये लगभग मध्य स्तरीय तारकीय श्रेणी के स्तर पर है।
फिर भी आत्मा साधना का क्लोन अभी तक 9वें क्रम के शिखर की सीमा तक नहीं पहुंच पाया है। ये देखकर वान हाओ ने मन ही मन आह भरी। आत्मा साधना की यह परंपरा वास्तव में सबसे कठिन साधना वाली परंपरा होने की अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरती है। हालांकि तार्कीय स्तर की दहलीज पार करने वाले प्रत्येक आत्मा साधक की शक्ति में भी तीव्र वृद्धि होती है, जो उसी स्तर के साधारण शरीर साधकों और दिव्य साधकों से कहीं अधिक होती है। शरीर साधना में रक्त, मांस और सार को परिष्कृत करके अपने वंश स्तर को बढ़ाना शामिल है। प्रारंभिक चरणों में साधना बहुत तीव्र होती है, जिसके परिणामस्वरूप असाधारण शक्ति प्राप्त होती है। हालांकि बाद के चरणों में जैसे जैसे वंश स्तर में सुधार करना कठिन होता जाता है, शरीर साधना में प्रगति भी उतनी ही चुनौतीपूर्ण होती जाती है। दूसरी ओर आत्मा साधकों की प्रगति प्रारंभिक चरणों में धीमी होती है और वे काफ़ी कमज़ोर भी होते हैं। तार्कीय स्तर प्राप्त करने के बाद ही उनकी साधना का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। इसके अलावा आत्मा ऊर्जा की विशेषताओं के कारण जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती है, उसकी शक्ति बढ़ती जाती है, लेकिन इसके विपरीत साधना की कठिनाई में ज़्यादा वृद्धि नहीं होती। वान हाओ को जिस बात से बेहद ईर्ष्या हो रही थी वह ये थी कि मानव शरीर के आत्मा क्षेत्र में स्थित आत्मा तारा कोर का आकार आत्मा साधक क्लोन के आकार के 5वें हिस्से से भी कम था। क्रिस्टल कोर की अवशोषण गति न केवल धीमी थी, बल्कि लगातार कुछ क्रिस्टल कोर अवशोषित करने के बाद वह संतृप्त हो जाता था और उसे आगे बढ़ने से पहले कुछ समय तक पचाने की आवश्यकता होती थी। आत्मा साधना करने वाले क्लोन में मानो भूख बहुत अधिक थी। वह बिना किसी संकोच के सब कुछ ग्रहण कर लेता था। उसे कुछ भी पचाने या अवशोषित करने के लिए समय की आवश्यकता नहीं थी। वह जितने भी क्रिस्टल कोर उसके सामने आते उन्हें निगल जाता था। उसके लिए कोई सीमा ही नहीं थी। शायद क्लोन होने का यही तो फायदा है। इसी बीच आत्मा साधना अवतार का मुख्य शरीर काला ज्वाला सर्प बड़ी संख्या में क्रिस्टल कोर को अवशोषित करने के बाद तेजी से 9000 फीट तक बढ़ गया और उसका शरीर 99% तक साकार हो गया। वान हाओ को लगा कि जब तक वह कुछ और क्रिस्टल कोर अवशोषित कर लेता है और अपने शरीर की लंबाई 10,000 फीट से अधिक होने और 100% भौतिकीकरण तक पहुंचने की प्रतीक्षा करता है, तब तक उसकी आत्मा साधना क्लोन में गुणात्मक परिवर्तन होगा। उसके जीवन का एक मौलिक परिवर्तन पूरा होगा। बेड़ियों को तोड़कर वह तारकीय स्तर तक पहुंच जाएगा। चूंकि मायावी तारा दानव का क्रिस्टल कोर आत्मा साधकों के लिए बहुत उपयोगी है, तो क्या मायावी तारा दानव के शरीर के भी अन्य अद्भुत उपयोग हैं? वान हाओ ने फैंटम स्टार बीस्ट के शरीर का अध्ययन करना शुरू कर दिया। अपनी मानसिक शक्ति का सावधानीपूर्वक प्रयोग करते हुए और एजियो ड्रैगन स्पेस में वान हाओ द्वारा तैयार किए गए विभिन्न पहचान उपकरणों का विश्लेषण करने के बाद वान हाओ ने पाया कि मायावी तारा दानव का शरीर बहुत ही खास था। यह मांस और रक्त से नहीं बना था, बल्कि काले क्रिस्टल कोर की तरह यह एक प्रकार का ऊर्जा पदार्थ था। लेकिन अजीब बात यह थी कि यह आत्मा की ऊर्जा नहीं थी, बल्कि एक प्रकार की आनुवंशिक ऊर्जा थी जिसे वान हाओ ने पहले कभी नहीं देखा था। यह आनुवंशिक ऊर्जा मूलतः मनुष्यों और विभिन्न मांसल और रक्तमय जीवन रूपों में निहित आनुवंशिक ऊर्जा के समान है, लेकिन यह मांसल और रक्तमय जीवन रूपों में निहित आनुवंशिक ऊर्जा से बहुत अलग भी है। असंख्य प्रयोगों और विश्लेषणों के बाद वान हाओ एक निष्कर्ष पर पहुंचे। इसका मतलब है कि ये आनुवंशिक ऊर्जा स्रोत वास्तव में कृत्रिम रूप से संश्लेषित किए गए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये फैंटम बीस्ट्स वास्तव में कृत्रिम रूप से संश्लेषित जीवन रूप हैं। F23 स्टॉप अध्याय 751 भक्षण और परिष्करण। जीवन की उत्पत्ति को पूरे ब्रह्मांड में हमेशा से ही वर्जित माना जाता रहा है, क्योंकि इसमें सार्वभौमिक नियमों का उल्लंघन करने का निषेध शामिल है। किंवदंती के अनुसार प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों के पास जीवन की रचना करने की महान क्षमता थी, लेकिन देवताओं और राक्षसों के लुप्त होने के बाद से ब्रह्मांड में किसी भी शक्तिशाली प्राणी ने जीवन की रचना करने की क्षमता का दावा नहीं किया है। ऐसी अफवाह है कि देवताओं और राक्षसों का विनाश ब्रह्मांड के नियमों के कारण हुआ क्योंकि उन्होंने स्वयं ही जीवन की रचना की थी। हालांकि ऐसी अफवाहों का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है, लेकिन आदिम युग के अंत के बाद से करोड़ों वर्षों तक पूरे ब्रह्मांड में कोई भी शक्तिशाली जाति जीवन की रचना करने में सक्षम नहीं रही है। इस राक्षस देवता के शरीर के भीतर खोजा गया कृत्रिम जीवन रूप मांस और रक्त से बने जीवन के प्रोटोटाइप के बहुत करीब है, लेकिन यह अभी भी एक वास्तविक मांस और रक्त से बने प्राणी से बहुत अलग है। सीधे शब्दों में कहें तो ये फैंटम बीस्ट्स काफ़ी भद्दे तरीके से बनाए गए हैं। मनुष्यों जैसे जटिल प्राणियों की तुलना में एक फैंटम बीस्ट के अंदर की संरचना अविश्वसनीय रूप से सरल और कच्ची होती है। हालांकि किसी भी चीज़ का निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सरल से जटिल की ओर बढ़ती है। शायद ये रहस्यमय जीव उन अनेक जीवन रूपों के प्रोटोटाइप हैं जो आज ब्रह्मांड में पैदा हुए हैं। आखिरकार केवल उनके रूप रंग को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन प्रेतवादित जीवों का रूप रंग काफ़ी विचित्र है। इनमें से कई तो सामान्य सुअर, कुत्ते, गाय, भेड़, घोड़े आदि से मिलते जुलते हैं, लेकिन वान हाओ ने इनमें से अधिकांश को पहली बार देखा है। इससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण खोज हुई है, यानी इन फैंटम स्टार बीस्ट्स का साधना स्तर निश्चित है और साधना के माध्यम से इसमें सुधार नहीं किया जा सकता है।
स्टारफ्लेम लायन किंग की तुलना में ये निम्न स्तर के फैंटम स्टार बीस्ट्स कमजोर हैं, आमतौर पर बहुत बुद्धिमान नहीं हैं और इनके आक्रमण के तरीके सीमित हैं। ऐसा लगता है मानो ये खराब तरीके से प्रोग्राम की गई बुद्धि वाली मशीनें मात्र हैं। चूंकि इन फैंटम स्टार बीस्ट्स के शरीर मुख्य रूप से आदिम आनुवंशिक ऊर्जा से बने होते हैं, इसलिए उन्हें शरीर साधक के क्लोन द्वारा निगल लिया जाना चाहिए, है ना? इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए वान हाओ ने अपने शरीर के क्लोन को इसे निगलने की कोशिश करने का फैसला किया। एक बार जब ये पुष्टि हो गई कि कोई खतरा या छिपा हुआ खतरा नहीं है, तो वान हाओ ने स्वयं मानव शरीर को इसे परिष्कृत करने का प्रयास करने देने का निर्णय लिया। गोल्डन स्केल ड्रैगन रूपांतरण तकनीक विभिन्न शक्तिशाली रक्तवंशों और आनुवंशिक आदिम ऊर्जाओं को ग्रहण करके अपने स्वयं के विकास के लिए शक्ति प्राप्त कर सकती है। इन फैंटम स्टार बीस्ट्स के भीतर की आनुवंशिक ऊर्जा अत्यंत आदिम थी, जो वान हाओ की समझ से भी परे थी। इसे आत्मसात करने और परिष्कृत करने के बाद मुझे आश्चर्य है कि परिणाम क्या होगा। यह अच्छा है या बुरा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। शरीर के क्लोन वान हाओ की लंबाई 100 मीटर तक बढ़ गई। फिर उसने एक प्रेत तारा दानव को सीधे अपने मुंह में फेंक दिया और उसे एक जोरदार आवाज के साथ पूरा निगल लिया। फिर गोल्डन स्केल्स ट्रांसफॉर्म इनटू ड्रैगन टेक्निक का पालन करते हुए और साधना पद्धति को प्रसारित करते हुए मायावी तारा जानवर का शरीर, जो अभी अभी उसके पेट में प्रवेश कर चुका था, तेजी से आनुवंशिक ऊर्जा के एक गोले में परिवर्तित हो गया और उसमें समाहित हो गया। अंततः ये आनुवंशिक ऊर्जाएं पूरे शरीर में प्रसारित होती हैं, जिससे रक्त वंश अपने सबसे गहरे स्तर से परिवर्तित हो जाता है। 10 मिनट बाद फैंटम स्टार बीस्ट के शरीर के भीतर की सारी आनुवंशिक ऊर्जा को परिष्कृत कर शरीर के साधक के क्लोन द्वारा अवशोषित कर लिया गया। 9वें स्तर के मायावी तारा दानव को परिष्कृत करने से शरीर साधक क्लोन की रक्तरेखा में कोई खास बदलाव नहीं आया है। हालांकि ऐसा लगता है कि आनुवंशिक ऊर्जा शरीर साधक क्लोन के शरीर की सभी कोशिकाओं द्वारा सीधे अवशोषित कर ली गई है, जिससे क्लोन के शरीर की भौतिक मजबूती 0.1% बढ़ गई है। अब भौतिक मजबूती 92.1% तक पहुंच गई है। ऐसा लगता है कि मायावी तारा दानव को परिष्कृत करने से शरीर साधक के क्लोन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि सावधानी के तौर पर कुछ और क्लोन परिष्कृत करके प्रभावों का अवलोकन करना सबसे अच्छा होगा। इसके तुरंत बाद शरीर संवर्धनकर्ता के क्लोन ने 10 और मायावी तारा जीवों का निर्माण किया। वास्तविकता प्राप्त करने की दर 93.1% तक पहुंच गई है। जैसा कि अपेक्षित था, इस मायावी तारा दानव की आनुवंशिक ऊर्जा शरीर साधक के क्लोन की वास्तविकता को तेजी से बढ़ा सकती है। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर साधक के क्लोन की कोशिका गतिविधि में भी 1% से अधिक की वृद्धि हुई है। आनुवंशिक गतिविधि में भी 10% की वृद्धि हुई है। उसके बाद वान हाओ ने पूरी तरह से खुद को ढीला छोड़ दिया और अपने शरीर के कल्टीवेटर क्लोन को अपना पेट खोलने और इल्यूजन स्टार बीस्ट को तेजी से निगलने और परिष्कृत करने की अनुमति दी। 1 घंटे बाद 9821 मायावी तारा जीवों का सेवन और शोधन करने के बाद भौतिक साधक के क्लोन ने अंततः 100% भौतिकीकरण प्राप्त कर लिया और एक सच्चा मांस और रक्त का शरीर बन गया। 100% साकार होने की इस सफलता का मतलब है कि क्लोन को वास्तव में परिष्कृत किया गया है और यह एक पूर्ण इकाई बन गया है। इसके अतिरिक्त मायावी तारा दानव के भीतर मौजूद मूल आनुवंशिक ऊर्जा की सहायता से शरीर विकास करने वाले क्लोन की प्रत्येक कोशिका में परिवर्तन हुआ। कोशिकीय स्तर पर होने वाला ये परिवर्तन शरीर संवर्धन क्लोन को सार रूप में विकसित होने की अनुमति देता है। वान हाओ को महसूस हुआ कि उसका शरीर साधना क्लोन अब पूरी तरह से एक असली ड्रैगन में परिवर्तित हो गया है, जिसके शरीर की हर कोशिका में अद्भुत ड्रैगन सार शक्ति समाहित है। जी हाँ, असल में ड्रैगन एसेंस शरीर साधक के क्लोन के भीतर मौजूद ब्लैक ड्रैगन पल में छिपा हुआ था। लेकिन अब वान हाओ ने पाया कि शरीर साधक के क्लोन की हर कोशिका में अद्भुत ड्रैगन एसेंस मौजूद है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह ड्रैगन ऊर्जा वास्तव में कोशिकाओं के भीतर गहराई से उत्पन्न होती है, न कि ब्लैक ड्रैगन पल से प्राप्त होती है। यह मूल रूप से एक विकास है। इसका मतलब है कि शरीर साधक का क्लोन एक सच्चा ड्रैगन बन गया है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे शरीर संवर्धन क्लोन की रक्तवंशीय आभा अब एक असली ड्रैगन की आभा से अविभाज्य है। वान हाओ बेहद प्रसन्न हुआ, इसलिए उसने अपना हाथ हिलाया और मायावी तारा जानवरों और शरीर साधक क्लोनों के सभी शवों को नीले ड्रैगन स्पेस में रख दिया, जिससे शरीर साधक क्लोन धीरे धीरे उन्हें परिष्कृत कर सकें। यह मायावी तारा दानव एक खजाना है। अगर हम इनमें से और अधिक का शिकार कर सकें, तो शायद हमारे शरीर साधना अवतार और आत्मा साधना अवतार दोनों ही तारकीय स्तर तक पहुंच सकें। जहां तक हमारे मानव शरीर की बात है, तो अभी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि अलौकिक युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते ही ब्रह्मांडीय नियमों द्वारा हमारा दुखद विनाश हो जाए। भूमिगत दरार घाटी से बाहर निकलने के बाद वान हाओ ने अपनी निगाहें अगले ग्रह की ओर मोड़ दीं। राक्षस देवता के शरीर के भीतर स्थित लघु ब्रह्मांड में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक ग्रह पर असंख्य प्रेत तारा राक्षस निवास करते हैं। किसी ग्रह का व्यास जितना बड़ा होगा, उतने ही अधिक प्रेत जीव होंगे और तारा स्तर के 2 पंखों वाले प्रेत जीव के जन्म की संभावना उतनी ही अधिक होगी।
लेकिन कहावत के अनुसार कोई इसे 1 या 2 बार तो कर सकता है, लेकिन 3 बार नहीं। वांग हाओ के तीसरे ग्रह में प्रवेश करने के तुरंत बाद उसे एक और खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ा और वह बाल बाल अपनी जान गंवा बैठा। ये ग्रह वनस्पतियों का ग्रह है, पूरा ग्रह हर तरह के हरे भरे पौधों से ढका हुआ है। यहाँ किसी भी प्रेत राक्षस का कोई नामो निशान नहीं है। इससे भी ज़्यादा भयावह बात यह है कि इस वनस्पति जगत www.zaoxia.co पर मौजूद हर एक पौधा एक पागल हत्यारी मशीन प्रतीत होता है। अंतहीन लताएं, हिलने डुलने वाले विशालकाय पेड़, घातक विष छोड़ने वाले जानलेवा फूल और गुप्त हथियार छोड़ने वाले विभिन्न प्रकार के कैक्टस। ऐसा लग रहा था मानो हर पौधा पागल हो गया हो, मानो वह घुसपैठिए वांग हाओ को मारे बिना संतुष्ट नहीं होगा। फैंटम बीस्ट्स की तुलना में ये पौधे कम बुद्धिमान हैं, लेकिन ये इन भयानक हत्यारे पौधों की भारी संख्या का मुकाबला नहीं कर सकते। अंत में वांग हाओ ने भागने के लिए लगभग हर संभव तरकीब अपनाई। इस वनस्पति ग्रह से भागने के बाद वांग हाओ का कवच पूरी तरह से तार तार हो चुका था। ये सुनहरा कवच एक उच्च कोटि की पवित्र कलाकृति थी, फिर भी इन उन्मादी घातक पौधों द्वारा इसे कागज की तरह आसानी से फाड़ दिया गया। इससे पता चलता है कि ये जानलेवा पौधे कितने भयानक हैं। यहाँ तक कि एक उच्च कोटि का तार्कीय विशेषज्ञ भी इस वनस्पति से भरे ग्रह पर अचानक गिर जाने पर संभवतः मर जाएगा। F23 स्टॉप अध्याय 752 आत्मा साधक का अवतार बाढ़ के अजगर में परिवर्तित हो जाता है। ये छोटा सा ब्रह्मांड खतरों से भरा है। लापरवाही से इधर उधर भटकना किसी भी क्षण निश्चित मृत्यु का कारण बन सकता है। बेहतर यही है कि सावधानी से आगे बढ़ें और जितना हो सके उतना लाभ प्राप्त करने का प्रयास करें। जहाँ तक पशु देवता की विरासत प्राप्त करने की बात है, वह तो भाग्य पर निर्भर करता है। इस छोटे से ब्रह्मांड में घूमना अपेक्षाकृत सुरक्षित लगता है, लेकिन एक बार जब आप किसी ग्रह में प्रवेश करते हैं तो आपको अज्ञात खतरों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए किसी नए ग्रह में प्रवेश करने से पहले वांग हाओ उस ग्रह के संभावित खतरे के स्तर की जांच करने के लिए छोटे टूही उपग्रहों को छोड़ता था, ताकि यह तय किया जा सके कि उस ग्रह में अन्वेषण के लिए प्रवेश करना है या नहीं। कृपया ताइवान नॉवेल नेटवर्क फॉर लीजर toon.com को याद रखें, जो सबसे तेज अध्याय अपडेट पढ़ने के लिए एक बेहतरीन वेबसाइट है। 10 दिन बाद 7वां ग्रह। जासूसी उपग्रहों से संकेत मिलता है कि इस ग्रह पर सब कुछ सामान्य है। ये ग्रह वांग हाओ द्वारा सावधानीपूर्वक चुना गया लक्ष्य था। इस ग्रह का व्यास लगभग 30,000 किलोमीटर है। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण मानक गुरुत्वाकर्षण से 5 गुना अधिक है और वनस्पति विरल है। अनुमान है कि यहाँ फैंटम स्टार बीस्ट्स की संख्या 10 लाख से 30 लाख के बीच है। तार्कीय स्तर के प्रेत राक्षसों की संख्या 50,000 से अधिक नहीं है और बाकी सभी 9वें दर्जे के हैं। ये ग्रह तीसरा ऐसा ग्रह है जिसे वांग हाओ ने फैंटम स्टार बीस्ट्स की उपस्थिति के लिए खोजा है और यहाँ इनकी संख्या भी सबसे अधिक है। इस बार हमें यथासंभव अधिक से अधिक फैंटम स्टार बीस्ट्स का शिकार करना होगा और अपने दोनों अवतारों को तार्कीय स्तर तक उन्नत करने का प्रयास करना होगा। अपने पिछले शिकार के अनुभव के साथ वांग हाओ का आत्मविश्वास बढ़ता गया और वह धीरे धीरे एक अनुभवी स्टारसी हंटर की तरह दिखने लगा। कई लड़ाइयों के बाद वांग हाओ फेंकने वाले चाकुओं को नियंत्रित करने में और भी अधिक कुशल हो गया। उसका मानव शरीर अब 5,000 फेंकने वाले चाकुओं को नियंत्रित कर सकता था, जबकि उसका दिव्य साधना अवतार 15,000 चाकुओं को नियंत्रित कर सकता था। प्रत्येक उड़ने वाले चाकू के हमले की मारक क्षमता भी 10% तक बढ़ गई है। यानी उड़ने वाले चाकुओं की बमबारी के एक दौर में एक साथ फेंके गए 20,000 उड़ने वाले चाकुओं से कम 2,000 फैंटम स्टार बीस्ट्स एक ही वार में मारे जाएंगे। घायल हुए 92% से अधिक फैंटम स्टार बीस्ट्स के सिर पर सीधा वार होता है, लेकिन वे क्रिस्टल कोर को सटीक रूप से भेदने में विफल रहते हैं। फेंकने वाले चाकुओं को चलाते हुए वांग हाओ ने अपने अनुभव का सारांश निकाला और अपने फेंकने वाले चाकुओं के कौशल को निखारा। धीरे धीरे सफलता दर में काफ़ी सुधार हुआ। 1 घंटे तक शिकार करने के बाद वांग हाओ और उसके 3 क्लोनों ने कुल 1.2 मिलियन फैंटम स्टार बीस्ट्स को मार गिराया, जो कि ग्रह पर मौजूद फैंटम स्टार बीस्ट्स के लगभग आधे से अधिक को खत्म करने के बराबर था। अब आराम करने और पुनर्गठन करने का समय है। शिकार जारी रखने से पहले हम इन मायावी तारा जीवों को परिष्कृत कर सकते हैं। शायद ये मेरे आत्मा साधना अवतार को तार्कीय स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होंगे, लेकिन मेरे शरीर साधना अवतार के लिए ये अभी भी पर्याप्त नहीं होंगे। शरीर साधना अवतार काले ड्रैगन मोती पर आधारित है और वांग हाओ के सार और रक्त से निर्मित है। इसकी नींव ठोस है और यह आत्मा साधना अवतार और दिव्य साधना अवतार से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसके अलावा अब जब ये पूरी तरह से सच्चे ड्रैगन रक्त में परिवर्तित हो चुका है, तो इसकी भूख और भी बढ़ गई है, जिससे इसके लिए तार्कीय स्तर तक पहुंचना अत्यंत कठिन हो गया है। मेरी आत्मा साधना की क्लोन ने क्रिस्टल कोर को परिष्कृत करना शुरू कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि इस बार मैं तार्कीय स्तर तक सफलतापूर्वक पहुंच पाऊंगा। मानव शरीर और आत्मा साधक क्लोन ने मिलकर क्रिस्टल कोर को परिष्कृत किया, जबकि अन्य 2 क्लोनों ने अन्य जीवित प्रेत तारा जीवों के हमलों को रोकने के लिए एक तरफ पहरा दिया।
आत्मा साधक का क्लोन 100 मीटर ऊंचे दैत्य में परिवर्तित हो गया। उसने जमीन पर पड़े क्रिस्टल कोर के ढेर को उठाया और उन्हें मिठाई की तरह अपने मुंह में ठूंस लिया। उस व्यक्ति ने दोनों हाथों में एक एक क्रिस्टल कोर पकड़ रखा था और धीरे धीरे उसे आत्मसात और पचा रहा था। कुछ ही समय बाद उसकी हथेलियों में मौजूद क्रिस्टल कोर पूरी तरह से परिष्कृत हो गए और उसने 2 और क्रिस्टल कोर उठाकर उन्हें और परिष्कृत करना शुरू कर दिया। आत्मा संवर्धन क्लोन को परिष्कृत करने की गति मानव मुख्य शरीर की तुलना में लगभग 300 गुना अधिक तेज है। आत्मा की ऊर्जा, जो धुएं के सागर की तरह घनी और ठोस थी, आत्मा साधक के क्लोन द्वारा सीधे परिष्कृत और अवशोषित कर ली गई। क्योंकि आत्मा साधक के क्लोन का वास्तविक रूप काला ज्वाला सर्प है, जो एक आत्मा प्रकार का जीवन रूप है, इसलिए आत्मा ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद ये सीधे उसके अपने आत्मा शरीर का हिस्सा बन जाता है। 3000 क्रिस्टल कोर को ग्रहण करने के बाद आत्मा साधना क्लोन के साकार होने की दर बढ़कर 94.2% हो गई। जैसे जैसे अधिक से अधिक क्रिस्टल कोर ग्रहण किए गए, अवशोषण क्षमता धीरे धीरे कम होती गई। 30,000 क्रिस्टल कोर को अवशोषित करने के बाद आत्मा साधना क्लोन के साकार होने की दर बढ़कर 99.7% हो गई। इस समय आत्मा साधना का पूर्ण रूप धारण कर चुका क्लोन 9,900 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था। आत्मा साधक के क्लोन के भीतर स्थित आत्मा का मूल तत्व अपनी सीमा तक फैलने लगा और मूल तत्व का आंतरिक भाग रहने लगा। जब इसने 135,472वें क्रिस्टल कोर को निगल लिया तो आत्मा साधक का क्लोन अंततः 100% भौतिकीकरण तक पहुंच गया और आत्मा तारा कोर पल भर में कोर से ढह गया। सोल स्टार कोर के ढहने से कोर के ढहने के साथ ही बड़ी मात्रा में आत्मिक ऊर्जा समाहित हो गई, जिससे धीरे धीरे सोल स्टार कोर के केंद्र में एक बहुत छोटा काला बिंदु बन गया। ये काला बिंदु एक ब्लैक होल की तरह था, जो एक भयानक विनाशकारी शक्ति उत्पन्न कर रहा था, जिसने पल भर में पूरे आत्मा तारे को कुचल दिया और फिर उसे निगल लिया। इस नन्हे काले बिंदु द्वारा संपूर्ण आत्मा तारा कोर को निगलने के बाद इसने एक लघु ब्लैक होल का निर्माण किया, जिसने आत्मा साधक के क्लोन द्वारा अभी भी परिष्कृत और अवशोषित की जा रही आत्मा ऊर्जा की विशाल मात्रा को पूरी तरह से निगल लिया। ये भयानक विनाशकारी शक्ति क्रिस्टल कोर को परिष्कृत करने के लिए आत्मा अधिकार तकनीक का उपयोग किए जाने के समय की तुलना में लाखों गुना अधिक तीव्र थी। यह उससे बिल्कुल अलग थी। मूल खगोलीय पिंड, जिसका व्यास सैकड़ों हजारों किलोमीटर से अधिक था, एक पल में ब्लैक होल द्वारा निगल लिया गया और अंततः एक बिलियर्ड गेंद के आकार के ब्लैक होल में बदल गया। ये ब्लैक होल अविश्वसनीय रूप से गहरा और रहस्यों से भरा है, जो इसके करीब आने वाली किसी भी आत्मा की ऊर्जा को निगलने में सक्षम है। आत्मा के ब्लैक होल का प्रकट होना इस बात का संकेत है कि आत्मा साधक ने तारकीय स्तर की सीमा को पार कर लिया है। हालांकि ये तो केवल सबसे बुनियादी बदलाव है, गहन विकासवादी प्रक्रिया तो अभी शुरू ही हुई है। आत्मा साधक के क्लोन का आत्मा तारा शरीर एक लघु ब्लैक होल में परिवर्तित होने के बाद उसका पूरा शरीर अचानक हिंसक रूप से कांपने लगा। इस लघु आत्मा ब्लैक होल के खिंचाव के तहत आत्मा साधक का क्लोन भी निगल लिए जाने के अपने भाग्य से नहीं बच सका। जल्द ही, लगभग पलक झपकते ही, आत्मा साधक के क्लोन के भीतर मौजूद आत्मा के ब्लैक होल ने सीधे संपूर्ण आत्मा शरीर को निगल लिया। अंततः आत्मा साधक का क्लोन एक गहरे काले रंग के मनके में परिवर्तित हो गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि वान हाओ को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। वह असहाय होकर देखता रहा जब उसके आत्मा साधक क्लोन को निगल लिया गया। हालांकि वान हाओ को इस बात से हैरानी हुई कि आत्मा साधक के क्लोन और मुख्य शरीर के बीच का आत्मिक संबंध टूटा नहीं था, जिसका मतलब था कि आत्मा साधक का क्लोन नष्ट नहीं हुआ था। इसलिए घबराहट के साथ वान हाओ ने इंतजार जारी रखने का फैसला किया। यह मन का मात्र बिलियर्ड गेंद के आकार का है, पूरी तरह पारदर्शी है और इसमें एक लघु काला छेद w.zaoshi.co समाहित है, जो आत्माओं को निगलने वाले अथाह गड्ढे के विशाल मुंह जैसा दिखता है। एक ही सांस में जमीन पर जमा हुए मायावी तारा दानव के क्रिस्टल कोर काले धुएं के बादल में बदल गए और इस काले मनके में समा गए। लगभग 1.1 मिलियन क्रिस्टल कोर को अवशोषित करने के बाद काला मनका अचानक एक चकाचौंध भरी काली रोशनी के साथ फूट पड़ा। फिर कुछ बेहद आश्चर्यजनक घटना घटी। फिर काली मनका एक अंडे के छिलके की तरह चटक गई और उसमें से एक छोटा सा काला सांप निकला, जो केचुए से भी छोटा था। विचित्र रूप से इस छोटे काले सांप के सिर पर 2 सींग थे और उसके पेट के नीचे 4 मांसल उभार थे, मानो 4 पैर उसकी त्वचा से बाहर निकलने वाले हों। क्या ये ब्लैक फ्लेम सरपेंट हो सकता है? ये तो सचमुच अजगर में बदलने लगा है। हालांकि अपने वर्तमान स्वरूप में यह अधिक से अधिक एक बार ड्रैगन है, अभी तक एक सच्चा ड्रैगन नहीं है। आत्मा और भौतिक शरीर भी पुनर्तः रूपांतरित होकर साकार हो चुके हैं, एक सच्चे सजीव प्राणी में परिवर्तित हो गए हैं। ये शक्तिशाली आत्मिक आभा तारे के समान तेजस्वी है, जो मन को व्याकुल कर देती है। F23 स्टॉप अध्याय 753 जूनियर हंटर शीर्षक। स्वागत है। कृपया हमारी वेबसाइट का पता याद रखें। वेबसाइट का पता उपलब्ध नहीं, ताकि आप उपन्यास सुपर जीन वॉरियर के नवीनतम अध्याय आसानी से पढ़ सकें।
आत्मा साधक का क्लोन सबसे पहले तारकीय स्तर तक पहुंचने में सफल रहा, और जब उसका आत्मा दिव्य शरीर चकनाचूर हो गया तो वह पूरी तरह से एक आत्मा ब्लैक होल में परिवर्तित हो गया। जैसे ही आत्मा साधक का क्लोन तारकीय स्तर पर पहुंचा, जिस ग्रह पर वांग हाउ स्थित था, वह अचानक हिंसक रूप से हिल गया। आसपास का वातावरण अस्त व्यस्त हो गया, और यहाँ तक कि उस स्थान के भीतर की रोशनी भी पल भर में विकृत हो गई। आकाश से एक गूंजती हुई ध्वनि आई, मानो कोई बड़ी घंटी बज रही हो। ये भव्य और दिव्य ध्वनि गरज के समान थी, स्वर्ग की शक्ति के समान विशाल और अदम्य। शिकार अभियान शुरू। प्रारंभिक मिशन पूरा करें, 100,000 का शिकार करें और प्रारंभिक शिकारी का खिताब हासिल करें। पुरस्कारों में स्वर्ग को चीरने वाला पंजा नामक साधना तकनीक और एक शून्य आत्मा शामिल हैं। वह आवाज़ मानो ब्रह्मांड की गहराइयों से आ रही थी, मानो किसी गड़गड़ाहट से पूरी दुनिया हिल गई हो। वह एक रहस्यमय और गूढ़ भाषा में बोल रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे अनुवाद की आवश्यकता नहीं थी। वांग हाओ उसे आसानी से समझ गया। वांग हाओ जब अचेत अवस्था में था, तभी अचानक उसके सामने शून्य में एक स्थानिक दरार खुल गई। फिर एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई, जिसने वांग हाओ के सामने प्रकट हुई एक वस्तु को घेर लिया। यह एक जानवर की खाल पर बना हुआ पैटर्न था और एक काले रंग का मनका था जिसका आकार मानव सिर जितना था। क्या ये तथाकथित पशु देवता की विरासत हो सकती है? क्या इसका मतलब यह है कि मैंने पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है और किसी प्रकार का शुरुआती शिकारी का खिताब हासिल कर लिया है? क्या कोई उच्चतर उपाधि है? क्या उपाधि को उन्नत करने के लिए और भी अधिक फैंटम स्टार बीस्ट्स को मारना आवश्यक है? जूनियर हंटर की उपाधि प्राप्त करने के लिए 1,00,000 फैंटम स्टार बीस्ट्स की आवश्यकता होती है, तो क्या उच्चतर उपाधि प्राप्त करने के लिए 10 लाख या यहाँ तक कि 10 करोड़ का शिकार करना आवश्यक है? उस बात को भूल जाओ। चलो जल्दी से पता लगाते हैं कि यह टियरिंग हेवन क्लॉक तकनीक क्या है, और ये स्पिरिट ऑफ कैस आखिर है क्या? वांग हाओ ने हाथ हिलाया और हुंगसू की आत्मा और पशु की खाल से बने स्क्रॉल को नीचे उतारा। उनकी नज़र सबसे पहले एक अज्ञात तारा पशु की खाल से बने चित्र पर पड़ी। इस तस्वीर में केवल एक ही छवि है, या अधिक सटीक रूप से कहें तो यह एक विशालकाय आकाशीय जानवर की तरह दिखती है जो शून्य को पकड़ने और एक निहारिका को फाड़ने के लिए अपना नुकीला पंजा फैला रहा है। ये छवि बहुत ही अमूर्त है। निहारिका रुई के गोले जैसी दिखती है, लेकिन विशालकाय जानवर की छवि बहुत ही यथार्थवादी और सजीव है। पहली नज़र में ही वांग हाओ उस तस्वीर की ओर आकर्षित हो गए। जैसे ही वांग हाओ ध्यान से देख रहा था, अचानक उसे भ्रम की एक लहर महसूस हुई और उसे स्पष्ट रूप से ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरे ब्रह्मांड में हो। ये शून्य अविश्वसनीय रूप से विशाल था और वांग हाओ को ऐसा लगा जैसे वह एक निहारिका में परिवर्तित हो गया हो। अचानक ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष विकृत हो गया। एक विशालकाय जीव जो तारामंडल से भी कहीं अधिक बड़ा था, ने एक ही कदम में पूरी आकाशगंगा के अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया। इस जीव के सिर पर एक सींग था और इसकी काली खाल पर रहस्यमय सुनहरे रंग की हल्की हल्की आकृतियां बनी हुई थीं। इसकी हर हरकत से पूर्ण प्रभुत्व का आभास होता था। अचानक उस विशालकाय जानवर ने अपना अगला पंजा बढ़ाया और धीरे से उसे हवा में उछाला। देखने में तो ये बहुत सुस्त पकड़ लग रही थी, लेकिन असल में यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। ये पंजे का प्रहार खामोश और अदृश्य था, जिसने पूरे तारामंडल को चीर डाला। इसकी शक्ति अद्वितीय थी, जो हर चीज़ की विनाशकारी शक्ति से भरी हुई थी। इस पंजे के प्रहार के झटकों ने अकेले ही अनगिनत प्रकाश वर्षों की दूरी पर स्थित एक पूरे तारामंडल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। इस पंजे से चीर फाड़ कर बना तारामंडल बीच में एक विशाल खाई बन गया। अनगिनत तारामंडल और ग्रह नष्ट हो गए। इस विशाल खाई ने सीधे ब्रह्मांडीय अवरोध को भेद दिया और मूल तारामंडल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। उनके बीच की खाई इतनी विशाल थी कि अमर शक्तिशाली प्राणी भी इसे पार नहीं कर पाते थे। ... कुछ देर तक अचंभित और भ्रमित रहने के बाद वांग हाओ को आखिरकार होश आया। वाह, ये स्वर्ग को चीरने वाला पंजा अद्भुत है, और वह काला दैत्य तो और भी भयानक है। वह अपने एक पंजे के वार से पूरे तारामंडल को 2 हिस्सों में फाड़ सकता है। ये ध्यान देने योग्य है कि एक आकाशगंगा का व्यास 150,000 प्रकाश वर्ष तक हो सकता है, और एक तारामंडल कहलाने के लिए 5,000 से अधिक आकाशगंगाओं की आवश्यकता होती है। अल्फा ब्रह्मांड में सबसे छोटे तारामंडल का व्यास 100 मिलियन प्रकाश वर्ष से भी अधिक है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस विशालकाय जानवर के पंजे की आक्रमण सीमा कम से कम 100 मिलियन प्रकाश वर्ष तक पहुंच सकती है, और इससे उत्पन्न होने वाली शक्ति 100 मिलियन प्रकाश वर्ष की स्थानिक बाधा को चीर सकती है। ये किस प्रकार की अवधारणा है? जब वांग हाओ ने दोबारा अपने हाथ में मौजूद जानवर की खाल पर नजर डाली, तो वह ये देखकर भयभीत हो गया कि चित्र की विषय वस्तु बदल गई थी। वह निहारिका, जो पहले एक धुंधला पिंड थी, 2 भागों में विभाजित हो गई, और विशालकाय जीव अनगिनत तारों जैसे चमकीले धब्बों से प्रकाशित हो गया, विशेष रूप से उसकी फैली हुई भुजा और पंजों पर, जहां तारों की एक घनी श्रृंखला जगमगा उठी।
गहन अध्ययन के बाद वान हाओ ने पाया कि जब इन तारामयी बिंदुओं को एक रेखा में जोड़ा जाता है तो वे वास्तव में एक रहस्यमय और जटिल मंत्र सरणी की तरह दिखते हैं, जिसमें कुल मिलाकर 1 अरब से अधिक बिंदु होते हैं। क्या ये खास निशान स्वर्ग प्रकीर्णन पंजे को विकसित करने की कुंजी हो सकते हैं? ये देखने में कुछ हद तक मानव शरीर पर मौजूद एक्यूपंक्चर बिंदुओं से मिलते जुलते हैं, लेकिन इस विशालकाय जीव के शरीर पर एक इंसान से कहीं अधिक एक्यूपंक्चर बिंदु हैं। मानव शरीर पर मौजूद एक्यूपंक्चर बिंदु पूरी आकाशगंगा के मुकाबले धूल के एक कण के समान हैं। वान हाओ ने अपने शरीर के साधक क्लोन को विशालकाय जानवर की भुजा पर बने एक्यूपॉइंट आरेख के अनुसार अपनी आदिम शक्ति को संबंधित एक्यूपॉइंट्स तक पहुंचाने का प्रयास किया। क्योंकि शरीर साधक का क्लोन एक सच्चे ड्रैगन वंश में परिवर्तित हो गया है, इसलिए यह मूल रूप से एक ड्रैगन बन गया है। इसके स्पर्शबिंदु इस विशालकाय जीव के स्पर्शबिंदुओं के समान हैं और दोनों ही अत्यंत जटिल हैं। इस अवस्था में साधक का शरीर पूरी तरह से ड्रैगन एसेंस पावर से भर चुका होता है, इसलिए इन एक्यूपॉइंट्स को केवल ड्रैगन एसेंस पावर से ही भरा जा सकता है। वान हाओ ने सबसे पहले अपनी दाहिनी मध्य उंगली के बिल्कुल सिरे पर स्थित एक्यूपॉइंट को सक्रिय करने का प्रयास किया। बूम! वान हाओ को अचानक अपने दिमाग में एक गर्जना महसूस हुई। जैसे ही शरीर साधक क्लोन सक्रिय हुआ, वान हाओ के मुख्य शरीर और शरीर साधक क्लोन दोनों को अपने पूरे शरीर में एक जोरदार झटका लगा और दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसे ही शरीर साधक के क्लोन ने सफलतापूर्वक पहला एक्यूपॉइंट खोला, अचानक भयंकर ड्रैगन ऊर्जा के प्रवाह से उसकी पूरी उंगली लगभग चूर चूर हो गई। सौभाग्यवश उंगली के सिरे पर केवल एक बड़ा छेद था। उफ! बाल बाल बच गए। ये स्वर्ग को चीरने वाले पंजे वाली शरीर रचना तकनीक वास्तव में मानव शरीर को प्रभावित कर सकती है। लगता है कि साधना धीरे धीरे करनी चाहिए, लापरवाही से नहीं। जीवन जल और उपचार की गोलियों की भारी मात्रा का सेवन करने के बाद वान हाओ के मुख्य शरीर और उसके शरीर साधना करने वाले क्लोन ने खुद को ठीक करने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा का संचार करना शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद जब उसके घाव ठीक हो गए तो वान हाओ ने दूसरे एक्यूपॉइंट को खोलने की तैयारी करते हुए टियरिंग हेवन क्लॉक का अभ्यास फिर से करने का फैसला किया। इस अनुभव से सबक लेते हुए वान हाओ अधिक सतर्क हो गए और एक्यूपॉइंट्स को भेदने की प्रक्रिया के दौरान यथासंभव धीरे धीरे और क्रमिक रूप से आगे बढ़े और जल्दबाजी करने का साहस नहीं किया। दूसरा एक्यूपॉइंट भी दाहिने पंजे की मध्य उंगली के सिरे पर स्थित है। पहले अनुभव से सबक लेते हुए वान हाओ ने इस बार ड्रैगन युआन शक्ति का उपयोग करते समय अधिक सावधानी बरती। बूम! दूसरे एक्यूपॉइंट के फटने के बाद वान हाओ के शरीर की साधना से बनी प्रतिकृति और मुख्य शरीर पर फिर से प्रभाव पड़ा। हालांकि पहली बार लगी गंभीर चोट की तुलना में इस बार मामूली चोट थी, जिसका जिक्र करना भी उचित नहीं था। इसके बाद तीसरे एक्यूपॉइंट को विस्फोटित करके खोला गया और प्रभाव फिर से कम हो गया। फिर वान हाओ ने एक ही बार में अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली पर स्थित सभी 128 एक्यूपॉइंट्स को क्रम से खोल दिया। बीच वाली उंगली में पूरी तरह छेद होने के बाद वह लगभग खून से लथपथ हो गई। जैसे जैसे एक्यूपॉइंट्स टूटते गए, चोट बढ़ती गई, जिससे पूरी उंगली अपने सामान्य आकार से 10 गुना से भी अधिक सूज गई। इस साइट को समर्थन देने के लिए धन्यवाद। अगली बार जब आप ये पुस्तक पढ़ें तो कृपया बाइडू पर या सुपर जीन वॉरियर जोड़ या सुपर जीन वॉरियर जोड़ पैक्स खोजें। यही इस साइट को अपडेट करने के लिए आपकी प्रेरणा है। हम विज्ञापन मुक्त, त्रुटि मुक्त, पूर्ण पाठ ऑनलाइन पठन सामग्री प्रदान करते हैं, जिसमें तेज अपडेट और उच्च गुणवत्ता वाले लेख शामिल हैं। यदि आपको हमारी साइट पसंद आई है तो कृपया इसे अपने दोस्तों को QQ और वेबो पर सुझाएं। _PPX स्टॉप्ड अध्याय 754 हुंगसू की आत्मा। स्वागत है। कृपया हमारी वेबसाइट का पता याद रखें। वेबसाइट का पता उपलब्ध नहीं, ताकि आप उपन्यास सुपर जीन वॉरियर के नवीनतम अध्याय आसानी से पढ़ सकें। आधे घंटे बाद हमने कुछ समायोजन किए। शरीर का विकास कर रहे क्लोन के दाहिने पंजे की मध्य उंगली में आई सूजन धीरे धीरे कम हो गई। हालांकि इस बीच वाली उंगली की सूजन कम हो गई है, लेकिन यह बाकी दोनों उंगलियों से बिल्कुल अलग दिखती है। बाकी की 2 उंगलियां हल्के सुनहरे रंग की हैं, जिन पर अजगर की बारीक खालें चढ़ी हुई हैं, जबकि बीच वाली उंगली पूरी तरह से गहरे सुनहरे रंग की है। न केवल खालों का रंग गहरा है, बल्कि इसकी सतह पर अजगर की बारीक खालें भी चढ़ी हुई हैं, जो इसे बेहद आकर्षक बनाती हैं। वान हाओ ने सुनहरे तराजू वाली एक युद्ध तलवार निकाली और अपनी मध्यमा उंगली से उसे जोर से चलाया। चरमराहट! एक तीखी, चुभने वाली आवाज के बाद पवित्र कलाकृति श्रेणी की स्वर्णिम स्केल बैटल ब्लेड को मध्य उंगली से आसानी से 2 टुकड़ों में काट दिया गया। अत्यंत शक्तिशाली। केवल एक उंगली पर मौजूद सभी 128 एक्यूपॉइंट्स को खोलने मात्र से ही पूरी उंगली की ताकत लगभग किसी देवता के दिव्य हथियार के बराबर हो जाती है। ये स्वर्ग प्रकीर्णन पंजा सचमुच बेहद दुर्जेय है। यदि ड्रैगन के पंजे पर मौजूद सभी 36,000 एक्यूपॉइंट्स खोल दिए जाएं, तो ये कितना शक्तिशाली हो जाएगा। यदि सभी 1 अरब एक्यूपॉइंट्स खोल दिए जाएं, तो ये कितना शक्तिशाली हो जाएगा। इस विचार से वान हाओ उत्साह से भर गया।
3 दिन बाद शरीर के साधक क्लोन के दाहिने पंजे पर स्थित सभी 3600 एक्यूपॉइंट पूरी तरह से खुल गए। पूरी तरह से खुलने पर दाहिना पंजा गहरे सुनहरे रंग का हो गया और उस पर मौजूद अजगर के शल्क अधिक घने हो गए, जो बाएं पंजे के बिल्कुल विपरीत था, जिसके एक्यूपॉइंट्स नहीं खोले गए थे। स्पष्ट बाहरी परिवर्तनों के अलावा वान हाओ महसूस कर सकता था कि उसका दाहिना पंजा सूक्ष्म रूप से और स्वचालित रूप से आसपास के अंतरिक्ष से सार्वभौमिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, जिससे पूरा दाहिना पंजा लगातार मजबूत हो रहा था। उसकी परतें सख्त हो रही थीं और उंगलियों की हड्डियां मजबूत हो रही थीं। टेइंग द स्काई क्लॉक में एक तारामंडल को चीर देने वाले, धरती को हिला देने वाले पंजे के बाद शरीर के साधक क्लोन ने बार बार उसकी नकल करना शुरू कर दिया। जब मैंने पहली बार इसकी नकल करने की कोशिश की तो ये पूरी तरह से गलत लगा, यहाँ तक कि टेइंग द स्काई क्लॉक की हरकतें भी पूरी तरह से गलत थीं। वान हाओ ने अपने मन में उभरे विशाल हाथ द्वारा तारामंडल को फाड़ने के दृश्य को ध्यानपूर्वक याद किया, इसकी तुलना पहले प्रयास के दौरान हुई त्रुटियों से की और फिर गलतियों को नोट कर लिया। दूसरी बार जब उसने इसकी नकल की तो उसके शरीर संवर्धन क्लोन ने गलतियों को सुधार दिया। हालांकि इस बार उसने प्रगति तो की, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारी त्रुटियां थीं और विशालकाय जानवर के पंजे के प्रहार की तुलना में वह हास्यास्पद था। नकल करने का चौथा प्रयास भी खामियों से भरा हुआ था। 132 बार नकल करने की कोशिश करने के बाद वान हाओ ने पाया कि वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उस विशालकाय जानवर के पंजे के सार को पकड़ नहीं पा रहा था। गहन चिंतन करने पर उसे और भी कई गलतियां और खामियां नजर आने लगीं। जितनी ज्यादा कोशिशें करता उतनी ही ज्यादा गलतियां उसे मिलतीं। आप चाहे कितना भी सुधार कर लें, नई नई गलतियां होती रहेंगी। ऐसा लगता है कि मेरी समझ अपर्याप्त है या मेरा वर्तमान स्तर इस पंजे के सार और गहराई को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। छोड़ो इसे, मैं स्वर्ग विदारक पंजे को कुछ समय के लिए अलग रख देता हूं और देखता हूं कि यह आदिम आत्मा किस प्रकार का खजाना है। वान हाओ ने पशु की खाल से बने स्क्रॉल को सावधानीपूर्वक एक तरफ रख दिया और उसे सुरक्षा के लिए एजियो ड्रैगन स्पेस के भीतर एजियो ड्रैगन पैलेस के धर्मग्रंथ कक्ष में रख दिया। वान हाओ ने अपने हाथ में मौजूद उस मनके को रगड़ा, जिसका आकार लगभग एक बच्चे के सिर जितना था, और वह कुछ हैरान सा दिख रहा था। यह आदिम आत्मा वास्तव में क्या है? वान हाओ ने अपनी सारी यादों को खंगाला, लेकिन उसे हुंक्सू की आत्मा का जिक्र करने वाला एक भी शब्द या वाक्यांश नहीं मिला। राक्षसी आत्मा सैकड़ों युगों से जीवित है और बहुत ज्ञानी है। शायद वह जानती हो कि यह आदिम आत्मा क्या है। क्यों न हम उससे पूछें? तो वान हाओ ने मो लिंग को अपने सवालों के बारे में बताया। जैसे ही दानव आत्मा नीले ड्रैगन स्पेस से बाहर निकली और अराजकता की आत्मा को देखा, उसके चेहरे के भाव जम गए। मैं इस मनके को जानता हूँ। राक्षस आत्मा के चेहरे पर अत्यधिक हैरानी के भाव थे और फिर उसने आगे कहा, मोजी के ब्रह्मांड में इस मनके को अराजकता का मनका कहा जाता है। ये ब्रह्मांड में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न एक अनमोल खजाना है, जिसमें ब्रह्मांड की शुरुआत में उत्पन्न हुई अराजकता की ऊर्जा समाहित है। मोजी के ब्रह्मांड में यह एक अद्वितीय खजाना है जिसका सपना अमर शक्तिशाली लोग भी देखते हैं। वान हाओ भी चौंक गया। क्या ये सचमुच कैस्पल है? वान हाओ को कैस्पल की प्रसिद्धि के बारे में निश्चित रूप से जानकारी थी। ड्रैगन वंश के अभिलेखों के अनुसार कैस्पल में अराजक ऊर्जा समाहित होती है और सर्वश्रेष्ठ कैस्पल में अराजक नियम का अंश भी होता है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय सबसे आदिम और शक्तिशाली नियम शक्ति थी। ये ब्रह्मांड के सभी नियमों का पूर्वज है। सभी चीजों की उत्पत्ति अराजकता से हुई है और अराजकता ही ब्रह्मांड में हर चीज का आरंभिक बिंदु है। यदि कोई इन अव्यवस्थित नियमों से थोड़ी सी भी पहचान प्राप्त कर ले तो ब्रह्मांड के नियमों को समझना भोजन और पेय के समान आसान हो जाएगा। इससे ब्रह्मांड के उद्गम का ज्ञान भी प्राप्त होगा और साधना की गति में अत्यधिक वृद्धि होगी। यह एक ऐसा उच्च कोटि का खजाना है जिसकी चाहत अमर शक्तिशाली लोगों में भी होती है। इस समय वान हाओ के लिए ब्रह्मांड के नियमों को समझना अभी भी बहुत दूर की बात है। हालांकि यह आदिम आत्मा निस्संदेह एक अद्वितीय खजाना है। ड्रैगन वंश के अभिलेखों के अनुसार जितनी जल्दी कोई कैस्पल के साथ जुड़ जाता है उतना ही बेहतर होता है, क्योंकि किसी भी जीवित प्राणी के जन्म के बाद जैसे जैसे समय बीतता है, भौतिक शरीर और आत्मा ब्रह्मांड के नियमों से तेजी से प्रभावित होते हैं और ब्रह्मांड के नियमों को समझने की क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। आप जितनी जल्दी कैस्पल के साथ जुड़ जाएंगे, अराजक ऊर्जा को अवशोषित करने का प्रभाव उतना ही बेहतर होगा। जब मनुष्य का जन्म होता है तो वह अराजकता और अस्पष्टता की अवस्था से ब्रह्मांड में प्रवेश करता है, जो अराजकता की अवस्था से जागृति की अवस्था में संक्रमण का समय होता है। इस समय नवजात शिशु ब्रह्मांड के नियमों से प्रभावित होता है और अराजकता की शक्ति से उसका संपर्क टूट जाता है। इसलिए गर्भ में पल रहे शिशुओं को सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती और वे मां के शरीर से पोषक तत्व ग्रहण करके जीवित रह सकते हैं। हालांकि जन्म के बाद उन्हें जीवित रहने के लिए अपनी सांस पर निर्भर रहना पड़ता है और यदि उनकी सांस रुक जाए तो वे दम घुटने से तुरंत मर जाएंगे।
यदि कोई शिशु माँ के गर्भ में रहते हुए पर्याप्त अव्यवस्थित ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है तो वह जन्म के बाद असाधारण रूप से प्रतिभाशाली होगा, सामान्य लोगों की तुलना में तेजी से विकास करेगा और अधिक समझ हासिल करेगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह लंबे समय तक ब्रह्मांडीय नियमों के प्रभाव में रहता है। अंततः ब्रह्मांडीय नियम मानव शरीर और अराजकता की शक्ति के बीच के संबंध को तोड़ देते हैं, जिससे मानवता साधारण हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सार्वभौमिक नियम अराजकता के नियमों से उत्पन्न हुए थे, लेकिन फिर वे अराजकता के नियमों का खंडन करने लगे। अव्यवस्थित ऊर्जा केवल प्रारंभिक ब्रह्मांड में ही बड़ी मात्रा में मौजूद होती है, जो ब्रह्मांड की नवजात अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि अल्फा ब्रह्मांड जैसे परिपक्व ब्रह्मांडों में वे धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, या तो ब्रह्मांडीय नियम शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विघटित होकर या ब्रह्मांडीय नियमों द्वारा अस्वीकृत होकर। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक माँ ने बड़ी मुश्किलों से अपने बेटे का पालन पोषण किया हो और शादी के बाद वह उसे ठुकरा दे। ब्रह्मांड के नियम है आज्ञाकारी पुत्र और दुखद माँ अराजकता की शक्ति है। हालांकि अराजकता की शक्ति ही संपूर्ण ब्रह्मांड का स्रोत है और इसमें कई अविश्वसनीय क्षमताएं निहित हैं। कैस्पल या कैस की आत्मा अराजकता की शक्ति का एक प्रकटीकरण है, या अराजकता की शक्ति द्वारा छोड़ा गया एक अनमोल खजाना है। आदिम आत्मा का मुख्य कार्य ब्रह्मांड के नियमों के साथ समझ और अनुकूलता को बढ़ाना है, लेकिन इसमें भयानक ऊर्जा भी समाहित है। यह न केवल आत्मा को अत्यधिक समृद्ध और सहायता प्रदान करती है, बल्कि भौतिक शरीर को भी पूरी तरह से रूपांतरित कर देती है, जिससे यह मूल ब्रह्मांड के साथ अधिक अनुकूल हो जाता है। उत्पत्ति ब्रह्मांड शब्द का अर्थ है वह मात्र ब्रह्मांड जिससे इस प्रजाति का जन्म हुआ। वांधाओं की उत्पत्ति अल्फा ब्रह्मांड से हुई है। इस साइट को समर्थन देने के लिए धन्यवाद। अगली बार जब आप ये पुस्तक पढ़ें तो कृपया बाइडू पर या सुपर जीन वॉरियर जोड़ या सुपर जीन वॉरियर जोड़ पैक्स खोजें। यही इस साइट को अपडेट करने के लिए आपकी प्रेरणा है। हम विज्ञापन मुक्त, त्रुटि मुक्त, पूर्ण पाठ ऑनलाइन पठन सामग्री प्रदान करते हैं, जिसमें तेज अपडेट और उच्च गुणवत्ता वाले लेख शामिल हैं। यदि आपको हमारी साइट पसंद आई है तो कृपया इसे अपने दोस्तों को QQ और वेबो पर सुझाएं। _PPX स्टॉप अध्याय 756-755वां वर्ष। सुरक्षा के लिहाज से वांधाओ ने अपने सभी क्लोन वापस बुला लिए और उसका मुख्य शरीर भी एजियोर ड्रैगन स्पेस में प्रवेश कर गया। ताइवान की बेहतरीन किताबें पढ़ने के बेहद सुविधाजनक तरीके के लिए इस वेबसाइट का डोमेन नाम याद रखें। मैं आदिम आत्मा को परिष्कृत करने के लिए बेताब हूँ। वांधाओ ने अपनी मानव आकृति के माध्यम से आदिम आत्मा को निगलने की योजना बनाई, क्योंकि उसकी मानव आकृति ही उसका मूल तत्व थी। राक्षस आत्मा, क्या इस शून्य आत्मा को परिष्कृत करने और अवशोषित करने के संबंध में कोई वर्जनाएं हैं? कोई वर्जना नहीं है, बस आप जो कर सकते हैं वह करें। यहाँ तक कि इसके पूर्व मालिक मोजी ने भी इस तरह के खजाने के बारे में केवल सुना था, लेकिन कभी हासिल नहीं किया था। अगर कोई वर्जना है तो मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है। राक्षसी आत्मा ने आगे कहा, हालांकि इस अराजकता मोती अराजकता की आत्मा में समाहित ऊर्जा बहुत अधिक है। यदि आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते तो त्रासदी से बचने के लिए आपको तुरंत रुक जाना चाहिए। वांधाओ ने सिर हिलाया। मैं समझ गया, खजाने आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ एक ही जीवन है। राक्षस आत्मा ने हल्के से सिर हिलाया। अच्छा हुआ कि तुम समझते हो। इस मामले में तुम गुरु मोदी से कहीं अधिक बुद्धिमान हो। उस समय गुरु मोदी घृणा से अंधे हो गए थे और उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वे अपनी साधना में इसे सहन कर पाएंगे या नहीं। उन्होंने खुद को बेपरवाह होकर आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया, जिससे उनकी नींव अस्थिर हो गई। अन्यथा वे अर्धचरण अमरता की अवस्था पर नहीं रुकते। वांधाओ ने कैस्पल को दोनों हाथों में पकड़ रखा था, उसे ध्यान से सहला रहा था और उसकी जादुई शक्ति को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। उसकी निगाहें कांपते हुए उसके विचार कैस्पल की ओर चले गए। धीरे धीरे वांधाओ को अपने मन में एक धूसर भंवर दिखाई देने लगा। ये भंवर तब तक फैलता रहा जब तक कि अंततः यह एक पूर्ण ब्रह्मांड के समान विशाल नहीं हो गया। असीम ब्रह्मांड, रंगीन निहारिकाओं के समूह और अनगिनत तारे धीरे धीरे वांधाओ के मन में प्रकट होने लगे। ऐसा लगता है मानो इस नन्हे से मोती में ब्रह्मांड का सारा रहस्य समाहित है, जो व्यक्ति को किसी दूसरी दुनिया में ले जाने का एहसास कराता है, एक स्वप्निल और मनमोहक अनुभव प्रदान करता है। यह अनुभूति अद्भुत और जीवंत है। धीरे धीरे वांधाओ को ऐसा महसूस होने लगा मानो वह पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो गया हो। ब्रह्मांड ही वह था और वह ब्रह्मांड ही था। जैसे जैसे उसका मन धीरे धीरे इसमें लीन होता गया, वांधाओ उस ब्रह्मांड के बारे में पूरी तरह से भूल गया जिसमें वह था, और उसकी चेतना पूरी तरह से इस अराजकता मोती में प्रवेश कर गई। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया था कि अचानक वांधाओ को लगा कि कुछ गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। वांधाओ अचानक ही बिना किसी स्पष्ट कारण के घबरा गया और उसके दिल में एक अनहोनी का एहसास पैदा हो गया। नहीं, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ का नहीं हूँ। मैं वापस जाना चाहता हूँ। ये जगह मेरी नहीं है।
वांगहाओ का दिमाग संघर्ष करने लगा, लेकिन अचानक उसने पाया कि उसका शरीर अचानक ढह गया, धूल में बदल गया और ब्रह्मांड में विलीन हो गया। नहीं, मैं मर नहीं सकता, ये सच नहीं हो सकता। वांगहाओ ने घबराकर चिल्लाते हुए सोचा कि वह मर गया है। दरअसल वांगहाओ की चेतना के कैसपल में प्रवेश करने के बाद वह कैसपल द्वारा निर्मित ब्रह्मांड में फंस गया था। उसने जो शरीर देखा वह वास्तव में कैसपल के भीतर स्थित ब्रह्मांड द्वारा उत्पन्न एक भ्रम था, और उसने जो कुछ भी सुना और देखा वह भी एक भ्रम था। खतरे को भांपते ही वांगहाओ अचानक जाग गया, लेकिन मुझे ये जानकर बहुत निराशा हुई कि मेरा मन अब इस ब्रह्मांड को छोड़ने में सक्षम नहीं था। वह इस कैस बीट द्वारा निर्मित लघु ब्रह्मांड में खो गया है। हाँ, खो गया। एक बार कैसपल खो गया तो फिर उसे वापस पाना नामुमकिन होगा। जैसे ही वांगहाओ जागा, उसकी चेतना के सागर में स्थित रहस्यमय काला मन का अचानक प्रकाश की एक आश्चर्यजनक किरण के साथ फूट पड़ा। वांगहाओ की भौहों के बीच से एक भयानक प्रकाश किरण निकली। ये प्रकाश किरण पूरी तरह से काली थी, जिसने आकाश और पृथ्वी को झकझोर दिया। प्रकट होते ही इसने पल भर में स्थानिक अवरोध को भेद दिया और पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। प्रकाश की काली किरण प्रकट होने के बाद अनगिनत सुनहरे प्रतीक, आकृतियां, पक्षी और जानवर, फूल, कीड़े और मछलियां और सभी प्रकार के विचित्र पौधे और जानवर प्रकाश की किरण का अनुसरण करते हुए अराजकता मोती के केंद्र पर टूट पड़े। गड़गड़ाहट। ये दृश्य दुनिया के अंत जैसा लग रहा था, जिसमें आसपास की अंतरिक्षीय ऊर्जा पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में थी। प्रकाश की काली किरण धीरे धीरे मोटी होती गई और वांगहाओ के पूरे शरीर को ढकने लगी, लेकिन ये रुकी नहीं। ये पूरी तरह से वांगहाओ के नियंत्रण से बाहर थी। इसके तुरंत बाद वांगहाओ की इंद्रियों ने आसपास के ब्रह्मांड को पूरी तरह से गायब कर दिया। केवल काले प्रकाश का एक अंतिम धब्बा ही शेष रह गया, जिसने पूरे स्थान को ढक लिया। वांगहाओ को इस बात का एहसास नहीं था कि एजियो ड्रैगन स्पेस के अंदर वांगहाओ की हथेली में मौजूद कैसपल अचानक प्रकाश की किरण में बदल गया, उसके माथे में प्रवेश किया और अंततः उसकी चेतना के सागर में मौजूद रहस्यमय काले मोती द्वारा निगल लिया गया। कैसपल को अवशोषित करने के बाद काले मोती में जबरदस्त परिवर्तन आया। उसी क्षण दानव आत्मा को भी घबराहट का अनुभव हुआ। उसका शरीर कमजोरी से जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आत्मा भी अत्यंत कमजोर हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि काली मनका ने अराजकता मनका को अवशोषित करने के बाद अपनी स्वमरम्मत क्षमता को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर ली हो? राक्षसी आत्मा कमजोरी से वांगहाओ के बगल में गिर पड़ी। उसकी आंखों में उदासी और अनिच्छा का भाव झलक रहा था जब उसने उसे देखा। मूर्ख स्वामी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह मुलाकात इतनी छोटी होगी। मैं फिर से इस शापित काले मनके की कैद में जाने वाला हूँ। अगर स्वर्ग मुझे एक और मौका दे सकता तो मैं खुशी खुशी अमर जीवन त्याग देता, लेकिन अमर जीवन की हमेशा कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। जिस दिन ब्लैक पल की मरम्मत हो जाएगी, उस दिन मेरी राक्षसी आत्मा पूरी तरह से गायब हो जाएगी। राक्षसी आत्मा उदास लग रही थी और वांगहाओ को देखती रही, यहाँ तक कि उसकी आंख के कोने से एक आभासी आंसू भी गिर गया। एक समय ऐसा भी था जब दानव आत्मा उस काले मनके की मरम्मत करवाने के लिए तरसती थी, ताकि वह अंततः अंतहीन पुनर्जन्म के दुष्स्वप्न और शाश्वत विनाश के अभिशाप से बच सके। हालांकि वांगहाओ से मिलने के बाद उसने अपना मन बदल लिया। जी हाँ, अमर जीवन पाना ही हर जीवित प्राणी की सबसे बड़ी इच्छा होती है। लेकिन जब राक्षसी आत्मा ने आसानी से यह इच्छा पूरी कर दी तो उसे कोई खुशी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय इसने उसे अंतहीन अकेलापन, अंतहीन अंधकार और अंतहीन पीड़ा का एहसास कराया। अपने पूर्व स्वामी की मृत्यु के बाद उस दानव आत्मा ने एक बार आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन शाश्वत अमरता एक अभिशाप की तरह थी जिससे वह किसी भी कीमत पर छुटकारा नहीं पा सकी। आत्महत्या के अनगिनत तरीके आजमाने के बाद राक्षसी आत्मा को पता चलता है कि उसे कभी मारा नहीं जा सकता। यदि आप आत्महत्या भी कर लें तो भी आपका शीघ्र ही पुनर्जन्म होगा। जब तक वह काला मनका रहेगा वह कभी नहीं मरेगी। उसे गायब करने का एकमात्र तरीका ब्लैक बीट की मरम्मत करना है। ब्लैक बीट की मरम्मत हो जाने पर दानव आत्मा की यादें मिट जाएंगी और वह ब्लैक बीट का मुख्य मस्तिष्क बन जाएगी। यही वह कीमत है जो उस राक्षसी आत्मा ने अमरता को चुनने पर चुकाए। या शायद यह एक ऐसा अभिशाप है जिसने अनगिनत वर्षों से राक्षसी आत्माओं को परेशान कर रखा है। लेकिन हालांकि वांगहाओ से मिलने के बाद मोलिंग ने खुद में बदलाव महसूस किया। सब कुछ बदल गया है। उसने जीवन पर चिंतन करना, मानवीय विचारों पर विचार करना और मानवीय भावनाओं का अनुभव करना शुरू किया। वांगहाओ से मिलने के बाद सब कुछ बदल गया। उस दुष्ट आत्मा को समझ नहीं आ रहा था कि यह बदलाव अच्छा है या बुरा। हालांकि उसे एहसास हुआ कि उसके दिल में डर घर करने लगा है। हाँ, शाश्वत और अमर जीवन भय का अनुभव नहीं कर सकता और कलाकृतियों की आत्माएं तो निश्चित रूप से भय महसूस नहीं कर सकती। हालांकि दानव आत्मा को भय का अनुभव होने लगा। डर के अलावा राक्षस भावुक भी होने लगा। वांगहाओ की खुशियों में खुश रहो, वांगहाओ के गमों में गम मनाओ। यह एहसास कुछ ऐसा था जिसका अनुभव उसकी रचनाकार मोजी ने भी कभी नहीं किया था।
कुछ ही क्षण पहले उस राक्षसी आत्मा को वास्तव में दुख महसूस हुआ था और उसने जन्म के बाद पहली बार आंसू बहाए। F23 स्टॉप अध्याय 756 मृत्यु स्तर मिशन। हालांकि यह आंसू आभासी है, हालांकि इस समय राक्षसी आत्मा को वास्तव में अत्यधिक दुख का अनुभव हो रहा था। क्या इंसान इसे आंसू कहते हैं? राक्षसी आत्मा ने महसूस किया कि उसकी आत्मा कमजोर होती जा रही है और यद्यपि उसके चेहरे पर उदासी झलक रही थी, फिर भी उसकी आंखों के कोने में राहत की एक झलक दिखाई दी। बेवकूफ़, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम काले मनके को इतनी जल्दी ठीक कर दोगे। मैं तो हैरान हूँ। लगता है तुम्हें इतने समय से बेवकूफ़ कहना मेरी गलती थी। वांग हाओ, तुम सचमुच एक प्रतिभाशाली हो, एक ऐसी प्रतिभा जिसे सामान्य मानकों से बयां नहीं किया जा सकता। बस अफसोस है कि मैं तुम्हें उस स्तर तक पहुंचते हुए नहीं देख पाऊंगा। राक्षसी आत्मा की आंखें अचानक धुंधली पड़ गईं और धातु की गुलिया अकड़ गई, मानो उसने अपनी जीवन शक्ति खो दी हो। वह जमीन पर बेसुध पड़ी रही, मानो वांग हाओ की बाहों में सिमटी हो। इस समय वांग हाओ पूरी तरह से स्तब्ध था और उसे बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, इसका कोई अंदाजा नहीं था। राक्षसी आत्मा का प्राण प्रकाश की एक हल्की किरण में परिवर्तित हो गया और वांग हाओ के माथे में प्रवेश कर गया। इसी क्षण रहस्यमयी काले मनके में एक परिवर्तन आया। उसकी सतह पर सुनहरे पैटर्न उभरने लगे और दोनों सुनहरी रेखाएं और भी अधिक चमकदार हो गईं। काले मनके के भीतर भी एक जबरदस्त बदलाव हुआ। उस काले मनके के भीतर अचानक एक आदिम ग्रह प्रकट हुआ और मूल अंतरिक्ष में बिखरे हुए खंडहर और खगोलीय पिंडों के अनगिनत टुकड़े इस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण द्वारा पकड़ लिए गए। उल्कापिंडों की तरह ये खगोलीय टुकड़े लगातार ग्रह पर बरसते रहे। अराजक शक्ति हवा की एक धारा में परिवर्तित हो गई जिसने आदिम ग्रह के केंद्र में प्रवेश किया, जिससे वह लगातार फैलता गया और ब्लैकपल अंतरिक्ष के भीतर बिखरे हुए सभी टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर इकट्ठा कर लिया। जैसे जैसे यह आदिम ग्रह बढ़ता गया, इसका व्यास जल्द ही 10,000 किलोमीटर से अधिक हो गया और यह एक दृश्यमान दर से बढ़ता रहा। इस ग्रह पर विशाल काली चोटियां अचानक जमीन से उठती हैं। इसके अलावा पहाड़, नदियां, घाटियां और मैदान लगातार बनते रहते हैं। इससे भी अधिक रहस्यमय बात यह है कि इस ग्रह के लगभग हर क्षेत्र में जमीन से ही टोटेम पोल उगते हैं। ये टोटेम पोल पूरी तरह से काले रंग के हैं, जिनकी ऊंचाई दसियों हजार मीटर तक है और प्रत्येक पर रहस्यमय और अप्रत्याशित नक्काशी की गई है। ये नक्काशी बेहद रहस्यमय है, कुछ फूलों, पक्षियों, कीड़ों और मछलियों से मिलती जुलती हैं, जबकि अन्य किसी प्रकार की रहस्यमय लिपि हैं जिनमें समझ से परे अस्पष्ट रेखाएं हैं। हालांकि बिना किसी अपवाद के प्रत्येक टोटम पोल पर एक ही टोटम चिन्ह उकेरा गया है। वांग हाओ ने इससे पहले कभी यह टोटेम चिन्ह नहीं देखा था, लेकिन इसे देखते ही वह अचानक समझ गया। ये निशान इंक क्लैन के निशान हैं। वांग हाओ के दिमाग में रहस्यमयी आवाज़ें गूंजती रहीं। वह इन आवाज़ों को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वे उसे बेहद जानी पहचानी लग रही थीं। ध्यानपूर्वक सुनने पर पता चला कि यह ध्वनि इन्हीं स्तंभों से आ रही थी। वांग हाओ की चेतना एक रहस्यमय ग्रह में समा गई, जहां उसका स्वागत स्तंभों के एक अंतहीन सागर ने किया। ये स्तंभ खामोशी से खड़े थे, मानो फुसफुसा रहे हों, मानो वांग हाओ को कुछ बता रहे हों या उससे कोई प्रश्न पूछ रहे हों। वांग हाओ अभी असमंजस में ही था कि तभी उसके बगल में दानव आत्मा की आकृति प्रकट हो गई। परीक्षण प्रतिभागी संख्या 1,81,63,83,73,27,517। शीर्षक नौसिखिया शिकारी, हम फिर से मिल रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी साधना इतनी जल्दी और इतने कम समय में बढ़ जाएगी, और आपने एक मृत्यु स्तर का मिशन शुरू कर दिया है। राक्षस की ठंडी आवाज़ ने वांग हाओ के मन में एक अजीब सी अनुभूति पैदा कर दी। हालांकि दानव आत्मा की आवाज़ पहले ठंडी लगती थी, लेकिन वास्तव में वह अंदर से गर्म थी, बाहर से ठंडी लेकिन अंदर से गर्म। लेकिन अब उस दानव की आवाज़ शाश्वत बर्फ की तरह है, या फिर एक ठंडी मशीन की तरह। हालांकि उन्हें संदेह था, लेकिन वांग हाओ ने सीधे तौर पर उनसे सवाल नहीं किया। मौत के स्तर का मिशन? वांग हाओ ने कुछ हैरानी से पूछा। जी हाँ, यह एक डेथ लेवल मिशन है। जब आपने पहली बार इंकहॉर्ट प्राप्त किया था, तब आपने 10% मृत्यु दर वाला एक शुरुआती मिशन पूरा किया था। लेकिन इस डेथ लेवल मिशन में 90% मृत्यु दर है। इंक स्टार की परंपरा के अनुसार शुरुआती मिशन पूरा करने पर आपको बिगिनर हंटर का खिताब मिलेगा। इसके अलावा इंटरमीडिएट और एडवांस्ड मिशन भी हैं, जो क्रमशः इंटरमीडिएट और एडवांस्ड हंटर्स के लिए हैं। लेकिन इंकहॉर्ट ने आपको एक शीर्ष स्तरीय प्रतिभा का धनी माना है, इसलिए आपको मध्यवर्ती और उन्नत मिशनों को छोड़ना होगा। मृत्यु स्तर के मिशन को पूरा करने के बाद आपको डेथ नाइट की उपाधि प्राप्त होगी। वांग हाओ अवाक रह गया। 90% मृत्यु दर और मिशन पूरा करने के बाद आपको डेथ नाइट मिलता है। डार्क स्टार वॉरियर बनने के लिए कितने मिशन पूरे करने होंगे? क्या मैं किसी भी मिशन को पूरा करने से मना कर सकता हूँ? वांग हाओ थोड़ा चिंतित था। परीक्षण क्षेत्र में बिताए उसके 3 साल के अनुभव अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थे। उसे वे भयानक और डरावनी यादें अभी भी स्पष्ट रूप से याद थीं।
लेकिन वह भयावह परीक्षण तो केवल शुरुआती परीक्षण था, जिसमें मृत्यु दर केवल 10% थी। प्रारंभिक परीक्षण ही काफ़ी असामान्य था, लेकिन अब वान हाओ लगातार 2 मिशनों को छोड़कर तथाकथित मृत्यु स्तर के मिशनों को अंजाम दे रहा है, जो कि सरासर घातक है। कृपया पुष्टि करें कि क्या आप परीक्षण मिशन को अस्वीकार करना चाहते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो मोजिंग के मुख्य तकनीकी रहस्यों के रिसाव को रोकने के लिए आपको सिस्टम द्वारा हटा दिया जाएगा। वान हाओ के पसीने छूट गए। इस बार उसे सचमुच लगा कि दानव आत्मा किसी अनजान व्यक्ति में बदल गई है। खैर, चलो छोड़ो। चूंकि मैं मध्यवर्ती और उन्नत मिशन छोड़ रहा हूं, तो क्या मुझे कम से कम उन दोनों मिशनों को पूरा करने का इनाम पहले मिल सकता है। वान हाओ ने मन ही मन सोचा, आखिरकार मैं 90% मृत्यु दर वाले एक जानलेवा मिशन पर जाने वाला हूं। अगर मुझे कुछ खजाने या शक्तिशाली साधना तकनीकें मिल जाएं, तो वे किसी महत्वपूर्ण क्षण में मेरी जान बचा सकती हैं। हालांकि दानव आत्मा के शब्दों ने एक बार फिर वान हाओ के विचार को खारिज कर दिया। प्रस्ताव अस्वीकृत। सिस्टम ने आपको शीर्ष स्तर का प्रतिभाशाली व्यक्ति माना है। मृत्यु स्तर का मिशन पूरा करने के बाद आपको एक अतिरिक्त विशेष पुरस्कार मिलेगा। मध्यवर्ती और उन्नत मिशनों के लिए रिक्त पुरस्कारों को माफ कर दिया गया है। उस राक्षस की बर्फीली आवाज वान हाओ के सिर पर बर्फ के पानी की बाल्टी उड़ेलने जैसी थी। धिक्कार है। वान हाओ ने अपनी आंखें घुमाईं, मन ही मन उस कंजूस काले मोती से 1000 गुना घृणा करते हुए। तो दानव आत्मा, क्या आप मृत्यु स्तर के मिशन के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? बेहतर होगा यदि आप मुझे खतरों और सावधानियों के बारे में बता सकें। क्या ये ठीक रहेगा? वान हाओ ने निवेदन किया। राक्षस की बर्फीली आवाज फिर गूंजी, महामहिम, मैं एक कनिष्ठ शिकारी हूँ। मेरा नाम मोलिंग है। मैं इंक स्टार की पहली पीढ़ी का मॉडल हूँ। आप मुझे ज़ीरो कह सकते हैं। मृत्यु स्तर के मिशन के बारे में मैं आपको संक्षिप्त परिचय दे सकती हूँ। मृत्यु स्तर के मिशन 8 गुप्त क्षेत्रों में विभाजित हैं। मृत्यु स्तर के मिशन में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को इनमें से किसी एक क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से प्रवेश कराया जाएगा। परीक्षण नियमों के अनुसार संबंधित अंक पूरे करने पर मिशन पूरा हो जाएगा। राक्षसी आत्मा ने वान हाओ को गुप्त क्षेत्र में मौजूद कुछ खतरों के बारे में भी चेतावनी दी। इन 8 गुप्त लोकों में से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और अलग अलग कार्य हैं, जिनमें साधना कार्य, शिकार कार्य और चुनौती कार्य शामिल हैं। हालांकि बिना किसी अपवाद के उनकी जान खतरे में होगी। मृत्यु स्तर के मिशन पर निकलने से पहले एक और महत्वपूर्ण अनुष्ठान करना आवश्यक है। इंक्वॉरियर्स के वंशज होने के नाते यह अनुष्ठान अनिवार्य है। इसके अलावा इस अनुष्ठान को पूरा करने से आपको अनगिनत लाभ प्राप्त होंगे। F23 स्टॉप्ड अध्याय 757 असीमित लाभ। असीमित लाभ। वान हाओ ने संदेह भरी नजरों से मोलिंग की ओर देखा, लेकिन पाया कि दूसरे के ठंडे चेहरे पर शरारत का कोई संकेत नहीं था। बिल्कुल सही। केवल उन्नत मिशनों को पूरा करने वालों को ही आधिकारिक तौर पर इंक्वॉरियर्स कहा जाता है और इंक्लैन द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता दी जाती है। इंकहॉर्ट में आपको इंकस्टार और इंक्लैन का टोटेम स्तंभ इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इंक्लैन के इन पूर्वजों ने आपको इंक्लैन के सदस्य के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दी है। इस समारोह को इंक्वॉरियर नागरिकता समारोह कहा जाता है। इस समारोह को पूरा करने के बाद आपको आधिकारिक तौर पर इंक्वॉरियर का सम्मान प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद से यह इंकहॉर्ट आपको आधिकारिक रूप से अपना स्वामी मानेगा और कोई भी इसे आपसे छीन नहीं सकता। केवल आपकी मृत्यु के बाद ही इंकहॉर्ट एक नए प्रतिभागी की तलाश करेगा। कुछ समय बाद इस नवजात काले तारे पर मौजूद सभी 129,621 स्तंभ जमीन से उठ खड़े हुए। ये टोटेम स्तंभ विशालकाय पेड़ों की तरह हैं, जो मोजिंग ग्रह को पूरी तरह से ढके हुए हैं। वान हाओ जिस स्थान पर खड़ा था, वह पूरे ग्रह का केंद्र बिंदु था। वान हाओ के पैरों के नीचे 9000 मील के दायरे में एक खुला स्थान था। जब सभी 129,621 स्तंभ पूरी तरह से बन गए, तो यह खुला स्थान एक जोरदार धमाके के साथ जमीन से फटने लगा। फिर वान हाओ के पैरों के नीचे की जमीन तेजी से ऊपर उठने लगी। 10 मिनट से भी कम समय में वान हाओ के पैरों के नीचे की जमीन 10,000 फीट ऊंची उठ गई, जिससे 1000 मीटर व्यास और 30,000 मीटर ऊंचाई वाली एक विशाल चोटी का निर्माण हुआ। इस विशाल शिखर के तल पर नीचे देखने पर यह बादलों तक पहुंचने वाले ऊंचे ऊंचे स्तंभों से घिरा हुआ दिखाई देता है। एक नज़र में देखने पर ग्रह की पूरी सतह इन स्तंभों से ढकी हुई प्रतीत होती है। नागरिकता समारोह आधिकारिक तौर पर शुरू हो रहा है। जैसे ही राक्षस की आवाज गूंजी, उसी समय पूरे ग्रह पर स्थित सभी स्तंभों के शीर्ष से प्रकाश की एक किरण निकली और वान हाओ के चरणों में स्थित विशाल शिखर पर आकर मिल गई। हमारे पैरों के नीचे स्थित विशाल शिखर पर 1,29,621 काली प्रकाश किरणें प्रक्षेपित हुईं, जिससे शिखर की पूरी सतह पल भर में एक गहरे और रहस्यमय आभा से घिर गई। वान हाओ ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे की जमीन लगातार कांप रही है और एक विशाल और असीम ऊर्जा जमीन से उसके पैरों के तलवों में प्रवाहित हो रही है, फिर उसके पूरे शरीर में फैल रही है।
काले रंग की ऊर्जा की धाराएं बहते पारे की तरह वांग हाओ के शरीर में, उसके पैरों के तलवों से लेकर पूरे शरीर तक उसकी रक्त वाहिकाओं के साथ फैल गईं। पलक झपकते ही वांग हाओ का पूरा शरीर मानो काले पत्थर से तराशी गई मूर्ति में बदल गया। पूरा शरीर एकदम काले चमकदार ग्रेफाइट रंग में बदल गया। मैं अपने पूरे शरीर को हिला नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं असीम शक्ति से भरा हुआ हूँ और मेरे अंदर और भी अधिक ऊर्जा एकत्रित हो रही है। थोड़े ही समय में वांग हाओ के शरीर की ऊर्जा क्षमता अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो वांग हाओ के शरीर का एक ही अंजाम होगा, आत्मविनाश। हालांकि वांग हाओ के साथ यह प्रक्रिया नहीं हुई। ये काली ऊर्जा बहते पारे की तरह असाधारण रूप से सघन है, फिर भी इसकी तरलता पानी की तुलना में अनगिनत गुना अधिक है और इसकी संक्षारक शक्ति हवा के अणुओं की तुलना में अरबों गुना अधिक मजबूत है। धीरे धीरे ये काले ऊर्जा तरल पदार्थ वांग हाओ की सभी कोशिकाओं में प्रवेश कर गए, आसानी से कोशिका भित्तियों को भेदते हुए और यहाँ तक कि पल भर में कोशिका नाभिक की भित्तियों को भी भेदते हुए अंततः उसके शरीर की सभी कोशिकाओं को पूरी तरह से घेर लिया, सिवाय एक के। वे न केवल रुके नहीं, बल्कि उन्होंने कोशिका केंद्रक के अंदरूनी हिस्से पर आक्रमण करना जारी रखा। अंततः कोशिका के नाभिक के भीतर स्थित मूल डीएनए पर आक्रमण करने के बाद ये काला ऊर्जा तरल पदार्थ सफ़ेद कागज पर स्याही की तरह सभी डीएनए स्ट्रैंड्स को दागने लगा। इस काली ऊर्जा से संक्रमित होने के बाद मूल राइबोन्यूक्लियोटाइड पूरी तरह से काले हो गए और मूल रूप से नाजुक डीएनए श्रृंखलाएं बेहद मजबूत हो गईं। इससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय बात यह है कि यह काली ऊर्जा लगातार वांग हाओ के शरीर में डीएनए की व्यवस्था को प्रभावित कर रही है, यहाँ तक कि मूल डीएनए श्रृंखला का विस्तार और लंबाई भी बढ़ा रही है और इसमें कुछ बिल्कुल नए खंड भी जोड़ रही है। वांग हाओ को इस बदलाव की जानकारी नहीं थी। हालांकि कुछ सबसे स्पष्ट बदलाव नग्न आंखों से भी दिखाई देते हैं। वांग हाओ को अचानक महसूस हुआ कि उसकी हड्डियां झुलस रही हैं, उसकी मांसपेशियां सिकुड़ने लगी हैं, उसके शरीर का तापमान तेजी से बढ़ने लगा है, उसके रक्त का प्रवाह 20 गुना बढ़ गया है और उसका शरीर बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उपभोग करने लगा है। शरीर के अंदर की हड्डियां मूल रूप से सफ़ेद थीं, जिन पर हल्के सुनहरे निशान थे, लेकिन अब वे ग्रेफाइट की तरह काली हो गई हैं, जबकि सतह पर मौजूद सुनहरे निशान अपरिवर्तित हैं। शरीर की मांसपेशियों के रेशे पतले हो जाते हैं, फिर भी प्रत्येक रेशा मजबूत और कठोर हो जाता है, इस्पात की छड़ों की तरह लचीला। शरीर की कोशिकाएं भी मजबूत हो जाती हैं, उनकी गतिविधि 100 गुना से भी अधिक बढ़ जाती है। पूरे शरीर की त्वचा धीरे धीरे अपना कालापन खो देती है और सफ़ेद और कोमल हो जाती है, फिर भी उसमें हल्की सी काली चमक दिखाई देती है। सबसे अजीब बात यह है कि वांग हाओ की छाती पर क्यूआर कोड जैसा दिखने वाला एक काला टैटू दिखाई दिया। इस चरण को पूरा करना नागरिकता समारोह की सिर्फ शुरुआत है। अब चलिए काम की बात करते हैं। तुम्हारी छाती पर बना काला टैटू इन क्लैन के भीतर तुम्हारा विशिष्ट पहचान चिन्ह है, जो क्लैन में तुम्हारी पहचान को दर्शाता है। ये टैटू एक दिन बाद तुम्हारे शरीर में छिप जाएगा, जिसे किसी भी उपकरण से पता नहीं लगाया जा सकेगा। ये केवल तभी प्रकट होगा जब तुम इन क्लैन के क्षेत्र में प्रवेश करोगे या इन क्लैन के किसी सदस्य से मिलोगे। टोटेम पिलर द्वारा उत्सर्जित इंक स्टार ऊर्जा के माध्यम से आपकी कोशिका नाभिक में मौजूद डीएनए इन क्लैन के डीएनए में परिवर्तित हो गया है, लेकिन आपके डीएनए का आधार अभी भी पृथ्वी के मनुष्यों का ही है। अगली खास बात तथाकथित असीमित लाभ हैं। इन क्लैन की पहचान और वंश प्राप्त करने के बाद अब आप इन क्लैन के वैध सदस्य हैं। आगे आपको इन क्लैन के पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। क्षण भर में दिव्य प्रकाश आपको घेर लेगा, जिससे आपके भीतर छिपी आनुवंशिक प्रतिभाएं सक्रिय हो जाएंगी। इस प्रक्रिया के दौरान कृपया किसी भी प्रकार का विरोध न करें, अन्यथा जागृति विफल हो सकती है। ये सुनकर वांग हाओ का दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। मैं तो बस मजाक कर रहा था। आनुवंशिक प्रतिभा पशु जाति की वंशानुगत प्रतिभा के बराबर है और यह मानव शक्ति के धनी लोगों में सबसे शक्तिशाली घातक चाल है। सामान्य चालों की तुलना में Zaoshan.com की आनुवंशिक प्रतिभा अधिक रहस्यमय और अधिक शक्तिशाली है। उदाहरण के लिए, आईके की आनुवंशिक प्रतिभा सक्रिय होने के बाद उसे टेलीपोर्ट करने की क्षमता प्राप्त हो गई। मूल रूप से ये क्षमता एक शीर्ष स्तरीय कौशल थी जिसे केवल ग्रह स्तरीय या उससे ऊपर के शक्तिशाली लोग ही शुरू में समझ सकते थे। डोमेन लॉर्ड स्तरीय शक्तिशाली लोग ही इसे गहराई से समझ सकते थे और अमर स्तरीय शक्तिशाली लोग ही इसमें पूरी तरह से महारत हासिल कर सकते थे। आईके को जब वह कुछ ही साल का था तब से ही टेलीपोर्ट करने की क्षमता प्राप्त थी। उसकी इस अद्भुत प्रतिभा से कई शीर्ष विशेषज्ञ भी दबे छिपे ईर्ष्या करते थे। बेहद उत्साह के साथ वांग हाओ मो वंश के पूर्वजों के आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ ही देर में वांग हाओ को अचानक महसूस हुआ कि आसपास का वातावरण भारी हो गया है, मानो समय पल भर के लिए थम गया हो। फिर आकाश से प्रकाश की एक काली किरण नीचे उतरी, सीधे वांग हाओ के सिर पर गिरी और उसके पूरे शरीर को ढक लिया। सिजल टिल्ड केचुए के आकार जितनी मोटी काली विद्युत धाराएं अचानक प्रकट हुईं और वांग हाओ के शरीर में दौड़ने लगीं। जल्द ही ये धाराएं उसके रोम छिद्रों के माध्यम से वांग हाओ के शरीर में प्रवेश कर गईं। F23
स्टॉप। अध्याय 758 काला बौना। पूरी प्रक्रिया में लगभग 15 मिनट लगे। वान हाओ को अपने पूरे शरीर में आराम और झुनझुनी की लहर महसूस हुई। इस काली धारा के प्रभाव से उसकी हड्डियां, मांसपेशियां और अंग हल्के से कांप उठे। साथ ही उसकी कोशिकाओं में एक गहरी जागृति भी हो रही थी। जब इन काली धाराओं को अरबों गुना बड़ा किया जाता है तो आप पाएंगे कि ये काली धाराएं वास्तव में छोटी छोटी काली परियां हैं। इन काले बौनों के विशाल मुंह हैं, फुर्तीले सांपों जैसे शरीर हैं जिनकी लंबी पूंछें हैं, और ये बिजली के काले चापों से घिरे हुए हैं, जैसे कोई रहस्यमय ऊर्जा क्षेत्र हो। यह विश्वास करना कठिन है कि ये काले परजीवी, जो कोशिकाओं से लाखों गुना छोटे हैं, एक एक करके कोशिका भित्तियों में प्रवेश कर रहे हैं और वान हाओ के पूरे शरीर में कोशिकाओं को लगातार नष्ट और रूपांतरित कर रहे हैं। वान हाओ को अभी अभी जो बुनियादी संशोधन प्राप्त हुए हैं, उन्होंने उसे इन क्लैन के सदस्य जैसा शारीरिक गठन प्रदान किया है, और यह चमत्कारी संशोधन वास्तव में इन क्लैन की अत्याधुनिक तकनीक का प्रतीक है। ये काले बौने वान हाओ को आनुवंशिक स्तर पर समायोजित कर रहे हैं और परमाणु स्तर पर संशोधन कर रहे हैं। इस परिवर्तन के माध्यम से वान हाओ की मानवीय कमजोरियां मौलिक रूप से बढ़ जाएंगी। अचानक वान हाओ के दिमाग में एक धुंधली, स्वप्निल अवस्था उभर आई, मानो कोई फिल्म चल रही हो जो बहुत समय पहले की कहानी सुना रही हो। ये कहानी दूरस्थ ग्रह मो जिंग पर आधारित है और नायक वान हाओ के चेतना सागर में रहस्यमय काले मनके का मालिक है। आज मो जाति की प्रौद्योगिकी अल्फा ब्रह्मांड से कहीं आगे है, जो अनगिनत युगों तक फैली हुई है और मिल्की वे के सभी वैज्ञानिकों की कल्पना से कहीं अधिक है। इनमें से मो जनजाति ने जैव प्रौद्योगिकी पर अपने शोध में अभूतपूर्व शिखर हासिल किया है। पूरे ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के मनुष्य और अनगिनत नस्लें पाई जाती हैं। सामान्यतः मो नस्ल को मानव जाति की एक शाखा माना जा सकता है, लेकिन आकाशगंगा में अपेक्षाकृत कमजोर मानव जाति की तुलना में मो नस्ल एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली नस्ल है। इन क्लैन का प्रत्येक नवजात शिशु जीन विकास के पूल में समाहित हो जाता है और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करता है। जीन पूल से बाहर आने के बाद उनमें 9वें दर्जे की सर्वोच्च शक्ति आ जाती है। हर कोई जीन प्रतिभा प्राप्त कर सकता है। बचपन में ग्रह स्तर, किशोरावस्था में तारकीय स्तर और युवावस्था में कम से कम डोमेन लॉर्ड स्तर तक पहुंच सकता है। जब तक वे इन क्लैन के नागरिक हैं और उनकी असमय मृत्यु नहीं होती, तब तक वे सभी डोमेन लॉर्ड स्तर के शिखर तक पहुंच सकते हैं। अमरता प्राप्त करने की उनकी संभावना किसी भी अन्य जाति की तुलना में कहीं अधिक है। मो जनजाति के मूल निवासियों के अलावा मो जनजाति अन्य मनुष्यों को भी मो जनजाति की सेना के अनौपचारिक सदस्यों के रूप में भर्ती करती है, ताकि वे संपूर्ण ब्रह्मांड को जीतने के लिए मो जनजाति के अभियान दल में शामिल हो सकें। मो कबीले द्वारा भर्ती की गई अनौपचारिक सेनाएं बिना किसी अपवाद के हमेशा मानव जाति को ही चुनती हैं, जिसका मूल मो कबीले के समान ही है। मो जनजाति के लोगों की मान्यताओं में मानव जाति ही संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल है। इस सैन्यवादी व्यवस्था के तहत मो जाति ने अंतहीन युद्ध लड़े, एक के बाद एक शानदार जीत हासिल की, और 10 लाख साल से भी कम समय में वे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली जाति बन गए, यहाँ तक कि देवताओं और राक्षसों के खिलाफ लड़ने की हद तक पहुँच गए। हालांकि हर सभ्यता अंततः अपने गौरवशाली शिखर से पतन की ओर अग्रसर होती है। उस समय मो जनजाति के एक महान ऋषि के सुझाव पर मो जनजाति ने इनखॉर्ड परियोजना शुरू की। इस महान ऋषि के नेतृत्व में मो कबीले ने पूरे कबीले की शक्ति को एकजुट किया, अपनी सबसे उन्नत तकनीक को संयोजित किया और इन हाथ्स का एक बैच बनाने के लिए पूरे ब्रह्मांड के सभी संसाधनों को लूट लिया। इन स्याही के कोर को स्पार्क्स कहा जाता है, जो इन क्लैन को अन्य ब्रह्मांडों में अपनी विरासत को जारी रखने की अनुमति देते हैं। शुरुआत में इनकहार्ट ने दावा किया कि उसका उद्देश्य अन्य ब्रह्मांडों में इन क्लैन के उत्तराधिकारियों को ढूंढना और पूरे ब्रह्मांड को उखाड़ फेंकने के बाद अन्य ब्रह्मांडों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन क्लैन को एक आधार के रूप में उपयोग करना था। इन उत्तराधिकारियों के माध्यम से इन कबीले की सेना ब्रह्मांड के सभी लोकों में विचरण करेगी और एक ही झटके में पूरे ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में ले लेगी। यह एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। अगर यह सफल हुई तो मो वंश मानव जाति को पूरे ब्रह्मांड के शिखर पर पहुंचा देगा और यहाँ तक कि देवताओं और राक्षसों की सत्ता को भी उखाड़ फेंकेगा, जिससे मनुष्य देवताओं और राक्षसों के बराबर या उनसे भी आगे निकल जाएंगे। यदि यह योजना सफल होती है तो मो जाति ब्रह्मांड के आरंभ से लेकर अब तक पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मांड को एकीकृत करने का कारनामा करने वाली पहली जाति बन जाएगी। आपको ये पता होना चाहिए कि देवता और राक्षस भी ऐसा कारनामा करने में असफल रहे हैं। उस समय मो कबीले के नेताओं ने अपनी अत्यधिक महत्वाकांक्षाओं के कारण अपनी तर्कशक्ति खो दी थी और मो कबीले की समृद्धि अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गई थी। उस समय इस बुद्धिमान व्यक्ति ने पहले ही यह भांप लिया था कि मो वंश आत्मविनाश के रास्ते पर अग्रसर होने वाला है, इसलिए उसने दूसरों की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए गुप्त रूप से स्याही के कोर के एक बैच में बदलाव कर दिया। इन हाथ्स को गाजियन हाथ्स कहा जाता था और इन्हें गुप्त रूप से ब्रह्मांड के विभिन्न दूरस्थ आयामों में बिखेर दिया गया था। तथाकथित गाजियन हॉट का अर्थ यह आशा है कि भविष्य में इन हॉट का उत्तराधिकारी इन क्लैन की सभ्यता को आगे बढ़ा सकेगा और इन क्लैन की लौ को प्रज्वलित रख सकेगा। समस्त मानव जाति के लिए आशा की एक किरण छोड़ते हुए
इसका उद्देश्य मो वंश के महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के ब्रह्मांड पर प्रभुत्व स्थापित करने के नापाक इरादों को पूरा करना नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे उस बुद्धिमान व्यक्ति ने भविष्यवाणी की थी, मो वंश अपनी समृद्धि के चरम पर पहुंचने ही वाला था कि अचानक उसका सफाया हो गया। मो कबीले के अस्तित्व के संकट का सामना करते हुए इस महान ऋषि ने अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग करते हुए अपने द्वारा एकत्रित 129,621 मो जनजातियों की विरासत और सभ्यता को स्याही के एक पात्र में सील कर दिया। और यह स्याही का दिल वांग हाओ की चेतना के सागर में मौजूद काला मोती है। वांग हाओ के दिमाग में यादें कौंध गईं और उसे मो कबीले के उत्थान और पतन तथा इनखौट की उत्पत्ति के बारे में समझ आ गई। तो ये सब ऐसे हुआ। मुझे आश्चर्य है कि उस महान ऋषि का क्या हुआ। क्या उन्हें इन कबीले के शासकों ने मार डाला, या वे उस विपत्ति में मारे गए? गुण दोष, सही गलत, सब कुछ पलक झपकते ही गायब हो जाता है। ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली जाति के बारे में क्या? अंततः वह अपने भाग्य से नहीं बच सका। ड्रैगन कबीला भी ऐसा ही है और इंक कबीला भी। आधे घंटे बाद जब काले बौने का संशोधन पूरा हो गया तो वांग हाओ अचानक अपनी अचेत अवस्था से जाग गया। पता चला कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान संशोधित व्यक्ति की नसों को गंभीर दर्द से होने वाले नुकसान से बचने के लिए वांग हाओ को इनक्लैन की तकनीक का उपयोग करके सम्मोहित किया गया था। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान वांग हाओ को कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ और उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि उनकी चेतना सम्मोहित हो रही है। इसके बजाय वह इनखौट के इतिहास और इनक्लैन के इतिहास को देख रहे थे। क्या रूपांतरण पूरा हो गया है? इनक्लैन के पूर्वजों से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद मुझे कौन सी आनुवंशिक प्रतिभा मिली है? वांग हाओ बेहद उत्सुक और बहुत उत्साहित था। आनुवंशिक प्रतिभा का जागृत होना आकस्मिक है और इसका बहुत कुछ किसी व्यक्ति की अपनी आनुवंशिक विरासत और इच्छाशक्ति से लेना देना है। राक्षसी आत्मा ने समझाया। ओह, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किस तरह की आनुवंशिक प्रतिभा मिली है? वांग हाओ ने पूछा। अनगिनत आनुवंशिक प्रतिभाएं मौजूद हैं। उन सभी को आजमाना असंभव है, उनकी पुष्टि करने में अनगिनत साल लग जाएंगे। ये तो बहुत आसान है। इनखौट पहचान प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन सी आनुवंशिक प्रतिभाएं हासिल की हैं। मुझे अभी भी बंधन प्रक्रिया पूरी करनी है। वांग हाओ ने हैरानी से पूछा। जब मैंने पहली बार इनखौट प्राप्त किया था तब क्या मैंने खुद को उससे नहीं बांध लिया था? स्टॉप। अध्याय 759 मस्तिष्क का विकास। राक्षसी आत्मा ने समझाया। इनखौट की पहचान प्रक्रिया के 3 चरण हैं। आपने जो पूरा किया है वह केवल प्रारंभिक पहचान है जो आपको इनखौट के लिए केवल न्यूनतम अनुमतियां प्रदान करती है। ये पहचान उन्नत स्तर की है जो आपको इनखौट की 90% अनुमतियां प्रदान करती है। जहां तक उच्चतम स्तर की पहचान की बात है, ये केवल अमर स्तर पर पहुंचने के बाद ही अनलॉक हो सकती है। क्या? मान्यता के 3 स्तर हैं। सर्वोच्च स्तर की मान्यता के लिए अमरता प्राप्त करना आवश्यक है। हे भगवान, वांग हाओ के लिए उन अंतिम 10% विशेषाधिकारों को प्राप्त करने का सपना देखना मात्र ही संभव था जो केवल अमर स्तर के लोगों को ही उपलब्ध थे। जब आप इसे दूसरी बार मास्टर से जोड़ते हैं तो आपको 90% अनुमतियां मिल सकती हैं। मुझे आश्चर्य है कि इस इनखौट में और कौन कौन से कार्य हैं। वांग हाओ असीम उम्मीदों से भरा हुआ था। राक्षस आत्मा, उन्नत गुरु की मान्यता कैसे प्राप्त की जा सकती है? उन्नत पहचान के लिए पर्याप्त मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपकी वर्तमान मानसिक ऊर्जा के स्तर के साथ आप मुश्किल से ही उन्नत पहचान पूरी कर पाएंगे। पहचान प्रक्रिया के दौरान आपको केवल मानसिक ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखनी है। जैसे ही इनखौट पर्याप्त मानसिक ऊर्जा अवशोषित कर लेगा, पहचान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उस समय इनखौट आपको 90% पहुंच प्रदान करेगा और आप इनखौट का अधिक पूर्ण रूप देखेंगे। पूरी तरह से स्याही से बना दिल का आकार। वांग हाओ ने संदेह से पूछा। बिल्कुल सही। इनकोर का जो रूप आप अभी देख रहे हैं वह एक सिमुलेशन है। जो आपको दिखाया जा रहा है वह इनकोर के रूप का केवल 1% है। दानव आत्मा के स्पष्टीकरण के अनुसार वांग हाओ ने उन्नत गुरु मान्यता प्रक्रिया को पूरा करना शुरू कर दिया। अपने मन को चेतना के सागर पर केंद्रित करते हुए वांग हाओ ने अपनी मानसिक ऊर्जा को काले मनके से जोड़ने का प्रयास शुरू किया। जैसे ही वांग हाओ की मानसिक ऊर्जा काले मनके के संपर्क में आए, उसका दिमाग अचानक झकझोर गया और फिर उसकी चेतना के सागर में मौजूद उसकी मानसिक ऊर्जा एक वेल द्वारा पानी को चूसने की तरह काले मनके द्वारा अवशोषित होने लगी। चेतना के सागर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का महासागर जल के एक विशाल स्तंभ में परिवर्तित हो गया, जिसने चेतना के सागर के पूरे क्षेत्र को हिला दिया। इसने बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा को एक धारा में संघनित कर दिया, जो अंततः एक रेखा में परिवर्तित होकर काले मनके में समा गई। उनकी चेतना के सागर में निहित आध्यात्मिक ऊर्जा जल के इस स्तंभ में परिवर्तित हो गई, जिसे काले मनके द्वारा लगातार निगल लिया जा रहा था। पूरी प्रक्रिया के दौरान वांग हाओ को ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर फटने वाला हो।
मानसिक ऊर्जा के पूरी तरह से समाप्त हो जाने का एहसास ऐसा होता है मानो मस्तिष्क को ऑक्सीजन की गंभीर कमी हो गई हो या पूरा शरीर एक अथाह बर्फीली खाई की तलहटी में डूबा हुआ हो, जो बेहद असहज होता है। 10 सेकंड से भी कम समय में वान हाओ पसीने से तरबतर हो गया। मेरे दिमाग की हर कोशिका में सुई चुभने जैसा दर्द हो रहा था। मेरी आंखों, कानों, मुंह, नाक और शरीर के अन्य छिद्रों से लगातार काला खून बहने लगा। वहीं सिर की त्वचा के रोम छिद्रों से चमकीले लाल रंग का खून रिसने लगा, जिससे मेरा पूरा सिर लाल हो गया। जब काली मनका अपने मालिक को पहचान रही थी, उस प्रक्रिया के दौरान काली मनके की सतह से लगातार काली गैस के गुच्छे निकलते रहे। ये काले गैस के बादल ही थे जो मस्तिष्क की कोशिकाओं में गहराई तक प्रवेश कर गए, जिससे वान हाओ की मस्तिष्क कोशिकाओं का विकास संभव हो पाया। मस्तिष्क की गहराई में जमा मृत कोशिकाएं, अशुद्धियां और विषाक्त पदार्थ 7 छिद्रों से बहने वाले काले रक्त और खोपड़ी से बहने वाले प्लाज्मा के माध्यम से शरीर से बाहर निकल गए। मानव विकास के क्रम में मस्तिष्क का विकास सबसे कठिन अंग है। मस्तिष्क की संरचना इतनी जटिल है कि आकाशगंगा के शीर्ष मस्तिष्क विशेषज्ञ भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। मस्तिष्क पर मानव अनुसंधान अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है। अल्फा ब्रह्मांड की कुछ सबसे शक्तिशाली नस्लें भी मस्तिष्क अनुसंधान से जूझ रही हैं और उन्हें यह नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से करें। मस्तिष्क के रहस्य, ब्रह्मांड के रहस्य और जीवन की उत्पत्ति के रहस्य, ये 3 रहस्य हमेशा से ही 3 परम रहस्य रहे हैं जिन्होंने संपूर्ण अल्फा ब्रह्मांड को हैरान कर रखा है। अब वान हाओ के मस्तिष्क का सबसे गहरा विकास आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है। जैसे जैसे उसके मस्तिष्क के भीतर की कोशिकाएं शुद्ध हो रही हैं, वान हाओ की मस्तिष्क कोशिकाओं की गतिविधि तेजी से बढ़ रही है और उसके मस्तिष्क का विकास रॉकेट की तरह हो रहा है। 18%, 20%, 25%, 35%, 40%, 51%। 1 घंटे बाद वान हाओ के मस्तिष्क के विकास का स्तर महत्वपूर्ण 90% स्तर पर पहुंच गया। इसके अलावा इस समय मस्तिष्क के विकास का स्तर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इस समय वान हाओ का सारा खून उसके दिमाग में केंद्रित था और उसके तीनों दिल तेजी से धड़क रहे थे, लगातार मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऑक्सीजन और ऊर्जा की आपूर्ति कर रहे थे। 91%, 93%, 95%, 96%। यह अभी भी बढ़ रहा है। 96.8%, 97.4%, 98.5%, 98.9%। पुकारना। इस समय वान हाओ को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका सिर उबलते पानी में डाल दिया गया हो और उसके मस्तिष्क की रक्तवाहिकाओं में खून उबलने लगा हो। इस समय काले मन के द्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा का अवशोषण अपने अंतिम महत्वपूर्ण चरण पर पहुंच गया है। लगे रहो। जब आप पहली बार अपने दिमाग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हैं तो इसका असर सबसे अच्छा होता है। अगर आप अपने दिमाग का विकास एक ही बार में 100% तक कर लेते हैं तो आपको अप्रत्याशित लाभ मिलेंगे। आपकी समझ न केवल आम लोगों से कहीं ज्यादा होगी, बल्कि मानसिक शक्ति और आत्मिक विकास की आपकी क्षमता भी आम मार्शल आर्टिस्टों से कई गुना ज्यादा होगी। दिमाग के विकास में हर 1% की बढ़ोतरी आपको मामूली नहीं बल्कि बहुत बड़ा फायदा देगी। उदाहरण के लिए 90% और 89% मस्तिष्क विकास के बीच का अंतर केवल 1% अंक है, लेकिन उनकी क्षमता सैकड़ों या हजारों गुना अलग है। और 99% और 100% मस्तिष्क विकास के बीच का अंतर तो और भी बड़ा है। ब्रह्मांड के अनगिनत स्तरों में मौजूद अधिकांश अद्वितीय प्रतिभाएं अपने पूरे जीवन में इस अंतिम परत को भी पार नहीं कर पाती। राक्षसी आत्मा के दृढ़ आग्रह ने वान हाओ को मोहित कर लिया और उसे नींद से जगा दिया। रुको रुको, मस्तिष्क का 100% विकास, मुझे ये हासिल करना ही होगा। काली मन का आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की प्रक्रिया के अंत के करीब पहुंच रही थी, लेकिन उससे निकलने वाला रहस्यमय काला धुआं लगातार निकलता जा रहा था। बूम! अचानक ऐसा लगा जैसे उसका सिर फट रहा हो और उसकी खोपड़ी के रोम छिद्रों से खून की फुहारें निकलने लगीं। मस्तिष्क का विकास 99% से अधिक हो चुका है। सिर्फ 1% बचा है। इस ब्रह्मांड में विभिन्न आयामों के अनगिनत प्रतिभाशाली लोग अपने प्रतिभा स्तर को मापने के लिए मस्तिष्क के विकास को एक महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में उपयोग करते हैं। मस्तिष्क के 99% और 100% विकास के बीच का अंतर बहुत कम है, लेकिन इसके फायदे बिल्कुल अलग हैं। लगभग हर वह प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसका मस्तिष्क 100% विकसित हो चुका है, भविष्य में अमर शक्तियों के बीच एक नेता बनने के लिए नियत है। जरा रुकिए, हम लगभग 100% तक पहुंच चुके हैं। वान हाओ ने अपने दांत भींच लिए, उसकी मांसपेशियां तन गईं और उसके दिमाग में खून बेतहाशा उबलने लगा। चेतना के सागर में स्थित काले मोती में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। इसका मूल स्वरूप, जो सुनहरे पैटर्न के साथ पूरी तरह से काला था, अब पूरी तरह से बदल गया है। यह एक पुनर्तः गोल, गहरे काले रंग के मनके में परिवर्तित हो गया, जो अनगिनत तारों की लघु छवियों से सुशोभित था। मनके के चारों ओर भारी मात्रा में काला धुआं मंडरा रहा था, जो लगातार वान हाओ के मस्तिष्क की कोशिकाओं पर छा रहा था। इस समय वान हाओ की चेतना के सागर में व्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा का सागर पूरी तरह से सूख चुका था, एक बूंद भी शेष नहीं बची थी। काले मनके ने आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना बंद कर दिया,
बल्कि इसके बजाय अपने अंदर संग्रहित तारकीय आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखा। यह असाधारण मानसिक ऊर्जाएं अंतिम रूपांतरण के दौरान काले मन के में सक्रिय रूप से समाहित हो गईं, लेकिन अब ये ऊर्जाएं काले मन के द्वारा सक्रिय रूप से अवशोषित और परिष्कृत की जा रही हैं, जिनका उपयोग इनहॉर द्वारा अपने स्वामी को पहचानने की प्रक्रिया के लिए आरक्षित ऊर्जा के रूप में किया जा रहा है। 010 स्टॉप्ड।